चंद नहीं आएंगे, जाना तो पड़ेगा भाई, थोड़ा अटेंड करके चला तो भाई साहब वही है, चक्कर बस वही है, ठीक है। तो चलो और कुछ नहीं कर सकते, सब बचपन के दोस्त हैं, सब शादी कर रहे हैं। मतलब पहले एक टाइम था, एक 2 साल पहले की बात कर रहा हूँ, जब मेरे बैच के सारे लड़कियां निकलने लगे, मतलब लड़कियां निकलने लगे मतलब शादी कर ली, समझ रहे हो ना। अब आज ऐसा फेज आ रहा है कि सारे लड़के भी शादी करने लगे। क्या भाई साहब अलग ही लेवल पे चल रहे हैं सब लोग, ठीक है। सर आप कब करें? करेंगे करेंगे। अगर मैं बोलूं कि आपके सिलेक्शन की बात करेंगे तो कैसा लगेगा आपको? बढ़िया। आप सिलेक्शन पहले लीजिए, उसके बाद में शादी करूंगा। अब जब सिलेक्शन होगा तब देखा जाएगा, बोलो हाँ या ना। चलो, मजाक नहीं है, सीरियसली आप लोगों के सिलेक्शन करवा के ही जाएंगे, ठीक है। चलो तो ठीक है यार, बातचीत तो लगा रहेगा और लेट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज के कॉन्सेप्ट को। जैसे कि कमेंट आ रहा था कि सर होमवर्क वाला क्वेश्चन हमसे नहीं बना, उसको थोड़ा करवा दें, तो स्टार्ट करते हैं और लेट नहीं करते। कल के क्लास और प्रीवियस क्लास को आपने रिवाइज किया? मैंने बहुत कम क्वेश्चन करवाए, मैंने अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं किया, आपको पता हो। रिवाइज किया बढ़िया से। मैंने अभी तक क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट में खेल रहा हूं। सबसे पहला दिन तो पूरा चला गया परसेंटेज और फ्रैक्शन के बीच का रिलेशन जानते जानते। कल वाला दिन कॉन्सेप्ट का एक बहुत बढ़िया खूबसूरत दिन था, जहां पे हमने परसेंटेज कंपैरिजन क्या है वो सीखा। अगर जो लोग बिगनर है उनको पूरा बेनिफिट पता चल रहा होगा, और साथ ही साथ सक्सेसिव परसेंटेज को पूरा गहराई से दिखाया कि क्या होता है वो चीज। और आज उस सक्सेसिव परसेंटेज को थोड़ा आगे लेके जाऊंगा और कुछ मिसलेनियस सवाल और आपके इलेक्शन बेस्ड सवाल को हम करेंगे, ठीक है। अब मैं लेट नहीं करता, आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा बस इस जगन्नाथ कोर्स को दोपहर 12 बजे अटेंड कीजिएगा लाइव, और साथ ही साथ कोर्स को रेट और रिव्यू कर दीजिएगा। इतना आप सभी से रिक्वेस्ट है और कुछ नहीं। आगे मैं बढ़ता हूं, आपको यही सब एक सवाल का गया, रिव्यू डन ऑलरेडी, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। रिव्यू कर दिया, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। चलो, अरे अजय भाई चलो, तो यही एक क्वेश्चन था आप लोगों के लिए, यही एक क्वेश्चन था। अब सुनो, इसको मैं कॉन्सेप्चुअली कैसे करूंगा, इसको मैं सबसे पहले मैं आपको कहना चाहता हूं कि ये जो क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन यूजुअली मैं आपको कहां पे लेता हूं, ये क्वेश्चन यूजुअली हम लोग प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट में लेते हैं। लेकिन आज इस क्वेश्चन को हमने क्यों लिया, या फिर कल उस श्रृंखला के हिसाब से क्रोनोलॉजी में ये क्वेश्चन क्यों आया था, क्या आपको पता है हम लोग जो सक्सेसिव कर रहे थे वो सक्सेसिव क्यों कर रहे थे वगैरह रीजन के साथ मैंने आपको कहा था कि क्या से क्या होता है रेशियो, और दूसरा वाला पार्ट जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है क्या से क्या होता है, फिर फाइनल चेंज वगैरह जानना होता है, यही ना, बार बार चेंज, ऑब्वियस बात है। तो अगर हम इस सवाल को देखें तो इस सवाल में आपको क्या मैं सिखाना चाहता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि लॉजिकल अप्रोच इसका क्या होगा। जब आप इस चीज को लॉजिकली करोगे आपको कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगा। When the price of mangoes is reduced by 30%, जब मैंगो का प्राइस 30% रिड्यूस हो जाता है, a house maker purchased 6 kg more mangoes in rupees 2800। पहले आप क्वेश्चन का अगर प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं रखोगे तो क्वेश्चन कभी नहीं समझ में आएगा। इसका मतलब क्या है पता है? आप डेली मार्केट जाते हो और कितने रुपए का मैंगो लेके आते हो, 2800 रुपीज का मैंगो लेके आते हो। आप कभी क्वांटिटी के ऊपर फोकस अपना नजर नहीं कराया। आज क्या हुआ, आज मैंगो का प्राइस 30% कम हो गया था, जिसके चलते आप एक्स्ट्रा उसी 2800 रुपए में कितना केजी ला पा रहे हो, 6 केजी ला पा रहे हो। ये इस क्वेश्चन का डीप मीनिंग था। अगर सर क्वेश्चन का डीप मीनिंग ये है तो मेरे दिमाग में एक चीज आ रहा है, मैंने कहा क्या, अगर सर मैं 2800 रुपए लेके गया था, मैंने कहा अगर मैंगो का प्राइस 30% कम हो गया है तो मुझे जितना देना था उसका 30% कम देना पड़ेगा, तो मेरे पास इसी प्राइस का 30% बच जाएगा। मैंने कहा ये जो बचा ये कितना है सर, ये जो बचा मेरे पास 280 into 3 कितना होता है 840 रुपीज सर मेरे पास बच जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं इस 840 जो आपके पास बच जाएगा, इसमें आपने क्या किया, तो आपने क्या कहा कि सर मैं उनको वापस नहीं लेके आया, मैं उसमें मैंगो लेके चला आया। मैंने कहा कितने सर, वो भी 6 केजी। मैंने कहा सुनो, तुम अगर 6 केजी मैंगो को 840 रुपए देके लाए हो तो 1 केजी का कितना है सर, 840 डिवाइडेड बाय 6 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 140। लेकिन क्या इस क्वेश्चन का उत्तर 140 है? क्या इस क्वेश्चन का उत्तर 140 है? अब बच्चे बोल रहे नो। उसका रीजन क्या है? उसने कहा फाइंड द एप्रोक्सीमेट इनिशियल प्राइस ऑफ द मैंगो। सर मैं समझा नहीं, इनिशियल प्राइस में समझा नहीं। ये जो तुमने 6 केजी एक्स्ट्रा 840 रुपए में लिया, 1 केजी का 140 आया, ये कब? ये आज ना, ये आज ना। आज मतलब ये क्या है, मैंगो का रिड्यूस्ड प्राइस है, मतलब मैंगो का प्राइस कम हो चुका है, इसीलिए पर केजी इतना आ रहा है। सर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, मैंने कहा क्या, अगर सच में ओरिजिनल या फिर इनिशियल प्राइस उसका अगर 100% था तो आज 30% रिड्यूस होके ये 70% का प्राइस में बेचा जा रहा है, यही ना सर? मैंने कहा और सर ये जो 30% रिड्यूस के बाद 70% का प्राइस है सर, यही 140 रुपीज है। मैंने कहा बहुत सही है। 70% 140 तो 1% कितना होगा, 140 डिवाइडेड बाय 70 करोगे तो 1% 2 का आएगा, और 1% 2 के साथ अगर मैं ओरिजिनल प्राइस पर केजी आपसे पूछूं तो ये कितना होगा, 100 into 2 यानी कि 200, खत्म कहानी। ये एक तरीके का था। अब बहुत से बच्चे बोलेंगे सर इतना लॉजिक 10 से, हाँ 10 से एक ही बात है ना भाई, क्योंकि आपका 30% का मतलब अगर आप 3/10 डील करोगे तो 10 में से 3 कम करके 7 पार्ट को 140, वो भी एक तरीका है, वो तो प्रॉफिट लॉस में ज्यादा बेहतर पड़ेंगे। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूं सर, ये अगर ऐसा सॉल्व होना था तो कल ये सक्सेसिव परसेंटेज के पार्ट में आया क्यों? निकी जी रिपीट कर रहा हूं लेकिन ओरिजिनल वे में, जो मैं आपको बताना चाहता हूं, जो मैं आपको डिलीवर करना चाहता हूं, वो डिलीवर क्या है आराम से देखना। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि आप 2800 के साथ पहले भी गए थे और आज भी गए हो? मैंने कहा क्या आपने अपने एक्सपेंडिचर में कोई चेंज किया? पहले सवाल करो, क्या आपने अपने एक्सपेंडिचर में कोई चेंज किया? नहीं। अब मेरा आपसे एक सवाल है कि जो प्राइस है वो कितने परसेंट से बढ़ा है? सर प्राइस जो है बढ़ा नहीं सर, कम हुआ है। मैंने कहा कितने परसेंट से? सर 30% से। मैंने कहा 30% से कम हुआ है, 30% तो क्या आपका प्राइस 10 से 7 हो चुका है? जल्दी से बताओ, क्या आपका प्राइस 10 से 7 हो चुका है? कल पढ़ाया गया था। सर प्राइस इतना होने के कारण मेरा कंजप्शन क्या हो रहा है? मैंने कहा कंजप्शन डिपेंड करेगा तुम्हारे खर्चे के ऊपर कि तुम कितना खर्चा करना चाहते हो। सर मैं पहले जितना खर्चा करना था अब भी वही खर्चा करना चाहता हूं। क्या इसको मैंने लास्ट क्वेश्चन में 1:1 समझा के गया था कल? हाँ सर। इसको 1:1 रखने के लिए आपको यहाँ पे क्या नंबर्स रखने होते हैं? उनके उल्टा, जैसे कि मल्टीप्लिकेशन में वो कट पिट होके 1:1 दे देंगे, मतलब आपका कंजप्शन 7 से 10 हुआ होगा। इसी चीज को बैलेंस रखने के लिए क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ?
7 से 10 कंजप्शन मतलब पहले अगर आप 7 पार्ट कंज्यूम कर रहे थे, आज आप 10 पार्ट कंज्यूम कर रहे हो। तो भाई साहब एक सवाल का उत्तर दे सकते हो, आज आप कितना पार्ट एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हो? सर आज हम 3 पार्ट एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं। सर ये जो 3 पार्ट एक्स्ट्रा है, इसको निकाल के आपको बेनिफिट क्या मिला? आज आप कंज्यूम नहीं, अरे आप मतलब क्या आप आम लाओगे तो खा लोगे, कंजप्शन सिर्फ खाने को मतलब है ना, मतलब करते हैं क्या? मैं जो पॉइंट कह रहा हूँ वो समझ रहे हो? तो एक्स्ट्रा लेके आ रहा हूँ। कंज्यूम मतलब ये नहीं कि सर मैं तो वही खाया नहीं हूँ, सर इसने तो क्वेश्चन में नहीं कहा था कि मैं वहां खा रहा हूँ, वहां पे बाहर धोऊंगा, कब साफ होगा, फिर ये उसका होगा, बीच में उसको क्या कहते हैं? हमारे तो उड़िया में उसको एक अलग नाम से कहते हैं, उसको क्या कहते हैं हिंदी में? बीच में जो आता है गुटली, हाँ गुटली, गुटली सर, गुटली आता है, उसको थोड़ा साफ तरीका करके हम अच्छे से घर पे खाएंगे सर। तो कंजप्शन का मीनिंग आपने समझ लिया, तो मैं किस सेंस में कंजप्शन को कह रहा हूँ कि प्राइस इतने से इतना होने के कारण मैं इतना ले पाया, 7 से 10। ये जो 3 पार्ट एक्स्ट्रा ले पाया वो कितना है सर? वो 6 केजी है। तो एक पार्ट आपका 2 केजी होगा। हाँ सर, एक पार्ट 2 केजी। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? उसने जब मुझे इनिशियल कहा तो मैं सीधा इनिशियल के पास चला जाऊंगा, इसमें मेरे पास क्या डिसएडवांटेज था? इसमें मुझे फाइनल प्राइस से ही इनिशियल तक जाना पड़ा, लेकिन इसमें एक आप लोगों को बेहतर एडवांटेज क्या मिलेगा? आप डायरेक्ट इनिशियल के पास जा सकते हो। सर कैसे? क्या आपने पहले 7 पार्ट कंज्यूम किया था? हाँ सर। एक पार्ट अगर 2 केजी, तो जो 7 पार्ट है वो कितना केजी होगा? सर वो तो 14 केजी होगा। मैंने कहा अगर तुम ओरिजिनली 14 केजी ला रहे थे, वो भी कमेंट में, वो भी 2800 रुपए में, वो भी 2800 रुपए में, तो एक केजी का कितना होगा? क्या ये चीज ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? किस तरीके से ये चीजों को हम लोग कर सकते हैं आराम से, कोई टेंशन वाली बात नहीं। ठीक है, आगे बढ़े। तो इसको और एक बार रिपीट शांति से देख लो। बस इतना हुआ कि सर हमारा जो प्राइस है मैंगो का वो 30% कम हो गया। 30% का मतलब होता है 3/10, यानी कि 10 से 3 कम होकर 7 हो गया। मैंने कहा फिर सर फिर क्या? मुझे तो अपना एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखना है, मुझे एक्सपेंडिचर कुछ बढ़ाना नहीं है। मैंने कहा तो फिर एक्सपेंडिचर पहले भी जितना कर रहे थे अब भी उतना कर रहे हो, 1:1? हाँ सर। तो आपका कंजप्शन में क्या रोल रहेगा सर? ये अगर 1:1 बराबर रखना है तो ऐसे प्रोडक्ट करने हैं जो कि 1:1 रेशियो बना दे। तो मैंने कहा ये प्रोडक्ट कैसे करें सर? ये वाला 7 इधर लगा दो, ये वाला 10 इधर लगा दो। ऐसे में जब आप मल्टीप्लाई करने जाओगे तो 10-10 7-7 कट जाएगा। ये आपने कल पढ़ाया था। और अगर ये कल हमने किया था तो काटने के बाद मुझे पता चल गया कि मेरा जो कंजप्शन है वो 7 से 10 हो रहा है, यानी कि 3 पार्ट इंक्रीज हो रहा है। और जो 3 पार्ट बढ़ गया वो कितने केजी की वजह से? 6 केजी। क्वेश्चन में दिया एक पार्ट 2 केजी, स्टार्टिंग में 7 पार्ट 14 केजी ला रहे थे, वो भी कितने में? 2800। तो 1 केजी कितना? 2800/14 यानी कि 200। अगला सवाल, इसको किए थे ट्राई? सर मैंने पहले भी कहीं ये टॉपिक पढ़ा है, समझ नहीं आया था। कोई नहीं, अभी समझ जाएंगे आप लोग। चलिए इस सवाल का आंसर दीजिए मुझे सभी लोग। सर जब इनिशियल प्राइस निकालना था तो 10 into 2 कर सकते थे क्या? 10 into 2 कहां से होगा? ये तो फाइनल वाला 10 है ना, कि आज आप कितना ले रहे हो? बी। सभी लोग बी के साथ जा रहे हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। सर ये थोड़ा हम डिफिकल्ट साइड पे जा रहे हैं शायद। मैंने कहा बिल्कुल। सर कैसे? उसने कहा जो लेंथ है आपके क्यूबर्ड का वो इंक्रीज कर दिया गया इतने परसेंट से, और ब्रेड्थ है वो उसको डिक्रीज कर दिया गया इतने परसेंट से। कितने परसेंट से इसके हाइट को हम डिक्रीज कर देंगे ताकि जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट ना रहे, डिक्रीज कर जाए 25% से। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर पूछो। वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? वॉल्यूम एक क्यूबर्ड का आता कितना है? अगर ये नहीं पता तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो सर वो लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट से आता है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर यहाँ तक क्लियर। सर ये तो प्रोडक्ट हो रहा है, क्या आप कल वाला चीज करने वाले दोबारा? मैंने कहा सर कैसे? मैंने कहा अगर मैं एल बी और एच का चेंज जान लूं तो इनके प्रोडक्ट यानी कि जो वॉल्यूम में चेंज है वो भी मैं तुरंत जान सकता हूँ। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आपका लेंथ क्या हुआ? सर हमारा लेंथ जो है वो इंक्रीज किया 12.5% से। 12.5% 1/8 होता है, तो 8 से 1 बढ़ के ये कितना हो जाएगा? 8 से 1 बढ़ के ये 9 हो जाएगा। ठीक है सर। आपका जो ब्रेथ है वो डिक्रीज करता है 27.27%। 1/11 होता है 9.09, तो 27.27 3/11 होता है। अगर 3/11 से डिक्रीज कर रहा है मतलब 11 से 3 कम होके ये कितना हो रहा है? 8 हो रहा है। यहाँ तक बात सर। लेकिन जो तीसरा हाइट वाला चेंज है उसने मुझे नहीं दिया। उसने उल्टा मुझे कहा कि हाइट आपके कितने परसेंट से डिक्रीज होना चाहिए ताकि वॉल्यूम 25% से डिक्रीज हो जाए। वॉल्यूम 25% से डिक्रीज होना मतलब सर 25% का मतलब 1/4, 4 पार्ट से 1 पार्ट कम होकर 4 से 3 हो जाना। मैंने कहा सुनो आपको बस ये रेशियो चाहिए ना? मैंने कहा हाँ सर ये रेशियो चाहिए। मैंने कहा मैं देता हूँ। सर कैसे? सबसे पहले आपको देखो एलएचएस और आरएचएस में कुछ कॉमन दिख रहा है जो कैंसिल आउट हो सकता है। बिल्कुल सर। मैंने कहा क्या? सर ये 8 और 8 कट गया। यहाँ तक बात साफ है? हाँ सर। मान लेते हैं कि यहाँ पे ये x से y हो रहा है। क्या इतना आप लोग मेरे लिए मान सकते हो? मान लेते हैं कि ये x से y हो रहा है। अगर ये x से y हो रहा है तो क्या मैं आपको एक सवाल पूछ सकता हूँ? क्या सर? क्या 11 इंटू एक्स को 4 कहना और 9 इंटू वाई को 3 कहना सही होगा? हाँ या ना में जवाब दो, मुझे और कुछ ज्यादा नहीं चाहिए। 11 इंटू एक्स को 4 कहना और 9 इंटू वाई को 3 कहना सही होगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ भाई। जितने लोग हाँ बोल रहे हैं मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये 4 कभी इस जिंदगी में अकेला रह सकता है? ये 4 कभी इस जिंदगी में अकेला रह सकता है? 4 का यहाँ पे कोई अस्तित्व है? क्या आपका मन करे तो कोई 4 को 8 और 3 को 6 नहीं बना सकता? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपका मन करे तो आप 4 को 8 और 3 को 6 नहीं बना सकते? आपका मन करे आप इसको 12, आपका मन करे आप इसको 9 नहीं बना सकते? बना सकते हो ना, कुछ भी बना सकते हो। तो सर कहना क्या चाहते हो? मैं कहना ये चाहता हूँ कि 4 और 3 के बीच का एक डिपेंडेंसी है और वो डिपेंडेंसी कभी अलग नहीं हो सकता। सर आप कहना क्या चाहते हो? बहुत गोल घुमा रहे हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो रेशियो आएगा वो 4:3 होगा। इंडिविजुअल 4 या 3 नहीं होगा। मतलब 11 और x का मल्टीप्लिकेशन कभी 4 होगा? असंभव। इसे तो कोई बोल देगा x = 4/11, लेकिन x को आप कभी निकाल ही नहीं सकते बिकॉज़ x और y हमारा असम्पशन है। वो एक रेशियो का छोटा टुकड़ा है और जिंदगी में रेशियो के छोटे टुकड़े में आप कभी एक वैल्यू नहीं दे सकते मुझे, क्योंकि रेशियो इज ऑलवेज अ डिपेंडेंट फैक्टर। अब अगर हम समझ चुके हैं तो हम क्या करेंगे सर? हम ये करेंगे कि 11 इंटू एक्स का प्रोडक्ट और 9 इंटू वाई का प्रोडक्ट डेफिनेटली 4 और 3 के रेशियो में रहना चाहिए। मैंने कहा सुनो कुछ करो सर, करते हैं। 3 को काटे हमने 3 के साथ, 3 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ कि आप लोगों ने 12 देखा और 11 नीचे आ गया कि आपको 12 अपन 11 दिखा।
अगर x बाई y आपको 12/11 दिखा, क्या आप ये कह सकते हो कि आपका हाइट 12 से 11 हो रहा है? हाँ सर, 12 से 11 हो रहा है, तो मेरा आपसे पहला सवाल, इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है? सर डिक्रीज कर रहा है। तो कितना परसेंट लेस डिक्रीज कर रहा है वही देखना है अपने को। तो डिफरेंस कितना है? 1। जब मैं परसेंट कम कर निकालना चाहता हूं तो डिवाइड किससे करूंगा? ज्यादा वाले वैल्यू से, यानी कि 12 से। और 1/12 जब मैं करूंगा तो ये वैल्यू कितना आएगा? आप में से जितने लोगों ने 8.33% को अपना आंसर मार्क किया है, हैट्स ऑफ, कीप इट अप, गजब, जबरदस्त चल रही है आपकी तैयारी। क्लियर, आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। अगले सवाल पे चले। हाँ सर, ये थोड़ा फास्ट में इसलिए जा रहा हूं बिकॉज़ ऑल दीस आर होमवर्क क्वेश्चंस, राइट? ये सारे कल आपके थे, इसीलिए मैं थोड़ा फास्ट जा रहा हूं, सी जैसे कि बोल रहे हैं। चलो देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा करते हैं, ठीक है? ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन को मैं जिस टाइप में आज पढ़ाने वाला हूं, मैं अपनी जिंदगी में कभी वैसा टाइप पढ़ाया नहीं। जस्ट मैंने आपको प्रॉमिस किया है मैं कुछ ना कुछ तो आपको नया बताऊंगा, उसी के चक्कर में मैं आपको एक नए किस्म से बताऊंगा इस चीज को। रेडी हो? हाँ सर। प्राइस ऑफ ए टिकट ऑफ ए शो ऑफ मूवी इज ₹204. When the price of the ticket is reduced, then the audience is increased by 41.66%. Let me clear. 41.66% is equal to 5/12. And the total income is increased by 8.33%. This is 1/12. Find the price of ticket after reduction. क्या आप समझे? सर नहीं, मैंने कहा सुनो, जब तुम्हारा प्राइस, टिकट का प्राइस 204 नहीं, आपका नॉर्मल प्राइस, टिकट का प्राइस 204 रुपीस था, वो सब मुझे भूल जाओ। लेकिन जब टिकट का प्राइस आपका रिड्यूस होता है तो ऑडियंस इंक्रीज हो जाते हैं इतने परसेंट से। ऑडियंस इन द सेंस, यहां पे मैं कंजप्शन कह सकता हूं क्या? ऑडियंस इन द सेंस में यहां पे कंजप्शन कह सकता हूं क्या सर? ऑडियंस को आप कंजप्शन बना दे रहे हो। मैंने कहा ठीक है, तुम ऑडियंस ही लिख लो, ठीक है, हैप्पी हो गया। क्या आपको ये रिलेशन मालूम है कि आपके प्राइस और ऑडियंस से ही, प्रोडक्ट से ही इनकम बनता है? सर ये कब हुआ? अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं। मान लेते हैं एक टिकट 8 रुपए का है और अगर 3 ऑडियंस 3 टिकट लिए तो कितने का इनकम हुआ? 8 या 24। क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर? तो सही में प्राइस और ऑडियंस के मल्टीप्लिकेशन से ही आपको इनकम बनता है और जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मल्टीप्लाइंग फैक्टर को फॉलो करेंगे डेफिनेटली, ठीक है सर? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका ओल्ड प्राइस और न्यू आपको क्या क्या रिलेशन दिया है? सर जब ऑडियंस बढ़ता है 5/12 यानी कि 12 से 17 ऑडियंस नीचे, तो सर अपना इनकम बढ़ता है 1/12, मतलब 12 से 13। क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है कि यही सर मैं लिखना चाहता हूं? लेकिन प्रॉब्लम है यहां पे कि कहां से कहां आपका टिकट प्राइस गया। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे मैं पुराना पढ़ा रहा था क्योंकि मेरा प्रोटोकॉल था कि आपको ये पूरा चीज समझाऊं, मेरा मोटो था कि आपको पूरा चीज समझाऊं। अब आप लोग अगर समझ चुके हो तो क्या मुझे एक्स और वाई लेने की रिक्वायरमेंट है? सर लग तो मुझे वही रहा था कि हम एक्स और वाई लेंगे। जब आप एक्स टू वाई लोगे तो मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं, पूछो सर। आप एक्स टू वाई लेने के बाद रेशियो निकालते, हाँ या ना? मतलब बोल दो पहले, निकालते। रेशियो निकलने के बाद आपको क्या पता चलता कि ये अगर इनिशियल प्राइस, टिकट प्राइस इतना पार्ट्स का था तो अभी वाला टिकट इतना पार्ट्स है, और इनिशियल जो पार्ट्स आता उसको आप 204 के साथ कंपेयर करके नया वाला पार्ट निकालते। इतना स्टेप मैं क्यों करूंगा? सर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैंने कहा सुनो, आप डायरेक्टली इसको एक्स वाई ना लेके आप अपने पुराने टिकट के प्राइस को कितना ले लो? 204। सर ये इससे क्या बेनिफिट होगा? इसको 204 और इसको एक्स कंसीडर करने से ये एक्स जो नया टिकट का प्राइस है ना वो 204 के रेस्पेक्ट में ही आएगा, ये सारे कंडीशंस को फॉलो करके, हाँ या ना? अब इससे मुझे बेनिफिट क्या मिलेगा? सर मैं बेनिफिट बताता हूं। मैंने कहा बताओ। पहले तो सर 17 से ये कैंसिल हो जाएगा। मैंने कहा कितने बार? सर 17 में अगर मैं कैंसिल करूं तो ये 12 टाइम्स जाएगा। मैंने कहा ठीक है, ये 12 टाइम्स जाएगा। अब आपने कुछ और देखा? मैंने कहा क्या? अगर अपन इस चीज को पूरा का पूरा कैलकुलेट करें कि 12 × 12 और भी आसानी से हो रहा है यहाँ पे, जैसे कि मुझे दिख रहा है 12 12 12 सेम है, तो यहाँ पे क्या? लेकिन मैं और आपको आज कंफ्यूज या कॉम्प्लिकेटेड चीजों को नहीं करवाऊंगा। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? हाँ सर पूछो। इन दोनों का प्रोडक्ट 12 × 12 और इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे हालांकि मल्टीप्लाई कुछ करने के लिए है नहीं, इज इक्वल टू कितना आएगा? सर इज इक्वल टू 12/13 आएगा। यहाँ तक बात साफ है? अगर ये आ जाएगा तो क्या मुझे आप एक सवाल का जवाब दे सकते हो? सर क्या 12 12 चले गए, जो कि मैं यहाँ पे भी काट सकता था। अगर आप में टैलेंट है यहाँ से इक्वेशन देखने का, अगर आप में टैलेंट है कि ये इक्वेशन आपको दिख रहा है तो आप 12 इधर के साथ काट दोगे। लेकिन बहुत से बिगनर्स हमारे साथ हैं, वो किसके साथ क्या काटेंगे पता नहीं उनको चलेगा, इसीलिए मैंने एक स्टेप लिखा क्योंकि आप धीरे धीरे सीढ़ी चलो यार, एक साथ में चलोगे तो गिरोगे। तो 12 12 काटने के बाद ये x क्रॉस मल्टीप्लाई होकर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 13 × 12, और 13 × 12 कितना होता है? 156। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए मल्टीपल अप्रोचेस है। मैंने उन सारे अप्रोचेस में से सिर्फ एक अप्रोच आपको बताया जो कि सक्सेसिव का तरीका है, और उम्मीद करता हूं कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि सक्सेसिव कैसे लगाया जाता है। एक और सवाल मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये काफी खूबसूरत सवाल है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेहतर तरीका सक्सेसिव है या नहीं आप ही बताओ। मैंने एक्स वाई लेके किया, बिल्कुल बी, पक्का सुनना सभी लोग ध्यान से। सर 17 × 12 12, हाँ बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं सादा भाई। अरे कुणाल जी इसको थोड़ा देखिएगा रेशियो से। अच्छा रेशियो से कोई प्रॉब्लम नहीं, आप इसको एक्स वाई ले लेते भाई लोग, हाँ या ना? आपका ये 12 से 17 हो जाता भाई लोग, और ये अल्टीमेटली 12 से 13 हो जाता भाई लोग, हाँ या ना? फिर आप एक स्टेप लिखते हैं x × 12 और y × 17 का प्रोडक्ट आपको 12 × 12/13 देगा। फिर ये दोनों आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, ये 17 जाके ऐसा आ जाएगा, तो आपको रेशियो मिल जाएगा 17/13। किसका? ओल्ड टिकट प्राइस और न्यू टिकट प्राइस। जो 17 पार्ट्स का ओल्ड टिकट प्राइस है वो कितने का है? 204, जिससे एक पार्ट कितने का चल रहा है पता चल गया 12। तो न्यू टिकट प्राइस 13 पार्ट का कितना हो जाएगा? 13 × 12 156। मैं बस आपके माइंड के साथ थोड़ा खेल दिया कि ना लेके भी रेशियो हम आंसर कर सकते हैं, ठीक है, समझे? A's monthly salary is 40% more than that of B. A का जो मंथली सैलरी है वो B के मंथली सैलरी से 40% ज्यादा है। B का सैलरी 42 पॉइंट वगैरह 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 वगैरह, वो जो भी पूछ रहा है 80 वगैरह वगैरह वगैरह। अब देखो मैं आपको अगर इसका बेसिक ना दिखाऊं थोड़ा तो बहुत प्रॉब्लम होगा, इसी से इसको डिराइव करूंगा मैं। आप में से कितने लोग जिंदगी में कभी भी रेशियो पढ़े हैं और आपको इसका सामना करना पड़ा है कि A/B इतना है, मान लेते हैं, B/C इतना है, मान लेते हैं, C/D इतना है, सपोज मैं कह रहा हूं कुछ भी। तो A/B/C/D क्या है? मैं आप सभी को एक चीज बताना चाहता हूं, ठीक है? मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, आपने पढ़ा, चलो ये चीज आपने कंपाउंड इंटरेस्ट में भी किया है, पूरा का पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर में, और यही चीज आप कल से आज हर दिन कर रहे हो।
ठीक है, आप हर दिन कर रहे हो। उसका मैं रीजन एक छोटा सा आपको दे देना चाहता हूँ। क्या है रीजन? सुनो जरा ध्यान से। अगर मैं ए बी का रेशियो कहूं तो आप मुझे क्या कहोगे? सर हम आपको कहेंगे 1:2। अगर मैं बी सी का रेशियो दूं तो आप मुझे क्या कहोगे? 3:4। यहां तक बात साफ है। और अगर मैं आपको C:D की बात करूं तो C:D कितना हो जाएगा? 3:2। यहां तक बात साफ है? ठीक है सर। अब जब आपको इनके बीच का एक बैलेंस रेशियो निकालना है तो आपको अभी के लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जो जो वैकेंट प्लेसेस दिख रहे हैं उनको किससे भरोगे? आपके एडजेसेंट नंबर से भरोगे। मतलब यहाँ पे 2 भर देना, यहाँ पे 2 भर देना, इसके एडजेसेंट में 4 भर देना, इसके एडजेसेंट में 3 भर देना, इसके एडजेसेंट में 3, इसके एडजेसेंट में 3, और ऐसे ही इनको मल्टीप्लाई करके आप अपना आंसर निकाल सकते हो। अब मैंने ये चीज आपको क्यों बताया? अब सुनो, हमारे पास ए है जिसका सैलरी बी के सैलरी से 40% ज्यादा है। क्या मैं कह सकता हूं कि रिलेशन यही है? ये तो थोड़ा फास्ट आप लोग हो ही गए होंगे प्रैक्टिस के साथ। सॉरी 40% टू बिल्कुल सही है, 7:5। हाँ। बी का सैलरी 42.84। पहले इस चीज को क्लैरिटी दे देते हैं। क्या ये आप सभी को पकड़ में आया कि ये 3/7 खुद है? हाँ। अगर बी का सैलरी 3 पार्ट ज्यादा है 7 से, तो बी का सैलरी सी के सैलरी से कितना ज्यादा होगा? सॉरी लेस होगा। 7 से 3 लेस मतलब कितना होगा? 4:7। 7 से 3 कम यानी कि 4। और सी जो है वो अर्न करता है 6.25। इसके बारे में पहले क्लैरिटी लिया है। ये हो जाता है आपके पास 1/16। तो सी का जो सैलरी है वो 1/16 कम है डी से, तो डी लिख लिया। और सी का सैलरी अगर 16 में से एक पार्ट कम, तो ये 15/16 में लिख सकता हूं। यहां तक बात साफ है? ये 15/16 में लिख सकता हूं। अब मेरा आप सभी से एक सवाल है। उसने मुझे पूछा सैलरी ऑफ ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन डी। सैलरी ऑफ ए इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन डी। तो आप क्या करते हैं? यही, अरे जल्दी बताओ, यही। ये पूरा घटिया मेथड मैं जानता हूं कि आप लोग नहीं करोगे। अगर मैं इस तरीके से शुरू करूंगा तो ये करोगे, मैं वो कह रहा हूं। ये नहीं कि आप लोगों को मेथड पसंद नहीं है, मुझे भी पसंद नहीं, बस दिखाना चाहता हूं। और इसको करने के बाद आपको ए डी के बीच का जो रिलेशन निकला वो कितना निकला? सर अगर मैं खाली ए डी को कंपेयर करूं तो जो कॉमन है काट सकता हूं। मैं कहां काट सकते हो? सर मैंने 7 और 7 काटा। मैं सिर्फ ए डी के साथ इंटरेस्टेड हूं क्योंकि वो पूछ रहा है इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन डी ना। फिर मैंने 5 से काटा, यहां पे ये कितने बार गया? 3। और 4 से काटा मैंने, कितने बार गया? 4। और ये रेशियो मेरे पास कितना निकल के आया? क्या यहां तक ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? क्या आपको अल्टीमेटली आंसर नहीं, आपको इसी रेशियो की रिक्वायरमेंट थी? हाँ सर हमें अल्टीमेटली इसी रेशियो की रिक्वायरमेंट थी। याद रखिएगा, जब आपको बीच के स्टेजेस से कोई फर्क ना पड़े, पॉइंट सुन रहे हो मेरे ध्यान से दिमाग में, जब आपको बीच वाले स्टेजेस की रिक्वायरमेंट ना पड़े, बी का रिलेशन सी का रिलेशन रिक्वायरमेंट है मतलब उनके बारे में पूछा नहीं गया है, वो सेंस पे कह रहा हूं, तो आप आराम से ए और डी के बीच का रिलेशन कैसे निकाल सकते हो? पता है सर कैसे? क्या आपको एक मैजिक दिखाऊं भाई लोग? क्या आपको एक मैजिक दिखाऊं भाई लोग? क्या ये रेशियो पहले 7:5 का था? जल्दी देखो। और जब मैंने ए और डी में देखा तो 7:5 ही है। सभी लोग बोलेंगे हाँ या ना, जल्दी बताओ। जब मैंने यहाँ पे बी सी का रिलेशन 4:7 लिखा था, क्या यहाँ पे 4 और यहाँ पे 7 है? अरे सर ये तो बवाल चीज है। और जब मैंने यहाँ इनके बीच में 15-16 देखा था, तो क्या इनके बीच में 15-16 है? क्या आप कुछ समझे सर? क्या आपको बीच रास्तों से कोई मतलब नहीं, आपको स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का ओवरऑल कितना चेंज हुआ है वो देखना है। और वो क्या कहलाता है सर? वो तो सक्सेसिव कहलाता है। तो करना सक्सेसिव सर कैसे? 40% ज्यादा तो 7-5 लिख, 42.24% लेस यानी कि 4-7 लिख, और ये आपके पास 6.25 अगर आपका लेस है तो 15-16 लिख, और यहीं पे ही सक्सेसिव लगा। और अगर यहीं पे लगाओगे तो 7-7 से गया, 4 यहाँ पे 4 में गया, 5 यहाँ पे 3 में गया, 3:4। मतलब आपका जो ए का सैलरी है वो 3, तो बी का सैलरी 4। अब अपना ए, अपना क्यों? क्योंकि बाई साइड वाला अपना वैल्यू, अपना ए कम है या ज्यादा है? सर अपना ए तो जिसके साथ कंपेयर हो रहा है उसे कम ही है। अगर कम है तो परसेंट लेस निकाला जाएगा। और परसेंट लेस कैसे? सर डिफरेंस डिवाइडेड बाय मोर वैल्यू इनटू का 100। क्योंकि यहाँ पे आप लोगों के जो आंसर आ रहे थे ना 33.33% कुछ बच्चों का, उनको शायद उतना आइडिया मिल गया होगा कि मैंने क्या गलती किया था। अगर ए सी का रिलेशन मिलता तो मैं सी से आगे डी तक जाता नहीं। आप मेरे पॉइंट को समझे? आप सी से डी तक आगे जाते नहीं, आप ए बी और बी सी से आंसर निकाल लेते। और हाँ, आपको एक और जानकारी देना मैं पसंद करूंगा कि आप लोग वो जानकारी अभी ले लोगे, इकट्ठा कर लो यार, सारी जानकारी भाई है आपके साथ। सर क्या आपने कभी कंपाउंडेड रेशियो के बारे में सुना है? सर कंपाउंडेड रेशियो ये क्या होता है? कंपाउंडेड रेशियो होता है प्रोडक्ट ऑफ रेशियो, या फिर फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट का रेशियो। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूं? जब आप ए बी के रेशियो को, रेशियो मतलब यही होता है ना, या सिर्फ रेशियो मतलब यही होता है? भाई साहब इसका मतलब यही होगा। और बी सी के रेशियो को और सी डी के रेशियो को आपस में गुणा करोगे। सर गुणा करेंगे? मैंने कहा हाँ गुणा करोगे, तो क्या होगा? सर क्या होगा? बी और सी कट के ए और डी आएगा। बोलो हाँ या ना। क्या अभी तो आपको यकीन हुआ कि मैंने उन रेशियो को क्यों मल्टीप्लाई किया? कितने उत्तर और चाहिए भाई लोग तुम्हें? इतना धागा खोल के शायद आपने कभी सोचा होगा इसके बारे में। तो इस तरीके से हम लोग सक्सेसिव वाला चीज अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को कुछ और क्वेश्चंस करवा रहा हूं, जो कि अभी से मैं बताऊंगा नहीं कि टॉपिक क्या है, उसका सबहेडिंग क्या है, जो जो पढ़े हैं कॉन्सेप्ट उसी के ऊपर आपको करना होगा। एक सेकंड में बस फाइल लगा दो। इलेक्शन से पहले एक मिसलेनियस कॉन्सेप्ट तो बनता है। कहां गया? आ गया। ये अच्छा था। नहीं वेन डायग्राम तो अलग से कल ही है ना, सेट थ्योरी वाला कल है। अभी तक आपने क्या क्या चीजें सीखा? अभी तक आपने क्या क्या चीजें सीखा? परसेंटेज और परसेंटेज भी ट्री इसी में आएगा। अब सुनो पल, अरे क्या मिसलेनियस पे जा रहे हो? सुनो, अभी तक आपने देखा कि परसेंटेज और फ्रैक्शन का रिलेशन क्या है। क्या ये चीज जरूरत पड़ रहा है? उम्मीद करता हूं जितना आपने सोचा था उससे ज्यादा जरूरत पड़ रहा है, क्योंकि अगर आपको तुरंत नहीं पता 42.84, 6.25, फिर आपका 41.66, 8.33, 12.5, 27.27, आप नहीं कर सकते पेपर वाला क्वेश्चन। तो पहला वाला हिस्सा हमारा जरूरी था, जरूरी था। फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा परसेंटेज चेंज, कि अगर मान लेते हैं कभी कोई चीज को इंक्रीज डिक्रीज 20% बढ़ाना है तो कैसे 120% बनता है, 30% कम कर देने से कैसे 70% बनता है, ये सीखा हमने। हाँ सर ये सीखा हमने। फिर हमने सीखा परसेंटेज कंपैरिजन,
कंपैरिजन में हमने क्या सीखा कि ए इसका कितना परसेंट है, उससे कितना परसेंट ज्यादा है, कितना परसेंट कम है, वो सीखा। फिर हमने क्या सीखा, सक्सेसिव परसेंटेज। सक्सेसिव परसेंटेज में भी धागा खोल के हमने सब देखा कि जब स्मूथ वैल्यूज होते हैं तो एबी का क्या रोल रहता है, और जब गंदे गंदे वैल्यूज रहते हैं तो रेशियो का क्या रोल रहता है, ये सब हमने सीखा। अब अपन इन सारी चीजों को मर्ज करके इस क्वेश्चन को करेंगे। जानते हो, अगर मैं चाहूं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आगे बढ़ने की, तो मुझे हार्डली 1 मिनट या 2 मिनट लगेगा, लेकिन फिर भी मैं इसी क्वेश्चन में 10 मिनट लूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे कॉन्सेप्ट डिलीवर करना है, और कॉन्सेप्ट डिलीवरी के लिए समय चाहिए, क्योंकि मैं अलग अलग मेथड में करूंगा। क्वेश्चन पढ़ो और जल्दी से आंसर मुझे बताओ। ई सभी लोग जा रहे हैं, चलो देखते हैं ई का क्या सीन है। स्टार्ट करें, स्टार्ट करें। सुनो, फ्रॉम द सैलरी ऑफ एन ऑफिसर, एक ऑफिसर के सैलरी से 35% इज डिडक्टेड एज हाउस रेंट। उसके पैसों से 35% डिडक्ट कर दिया गया हाउस रेंट। अभी ड्रॉप योर पेन्स, लिसन, अभी ड्रॉप योर पेन्स। 56% ऑफ द रेस्ट ही स्पेंड्स ऑन चिल्ड्रंस एजुकेशन। और इसके मैं सारी टाइप्स करवाऊंगा अगर आप दिल थाम के बैठोगे तो। अगर 56% बाकी का उसने स्पेंड कर दिया चिल्ड्रन के एजुकेशन पे, एंड 37.5% ऑफ द बैलेंस, ये जो बैलेंस वर्ड इसने इस्तेमाल किया ये रिमेनिंग को भी शो करता है। एग्री करोगे? जिसका मतलब जो बचा है उसकी ही बात कर रहे हैं, उसी का 37.5%, ऐसा नहीं कि पूरे सैलरी का 37.5%। After this expenditure, he is left with rupees 2860. First promise me in this kind of question, आप बस इस न्यूमेरिक फिगर के पास डायरेक्ट आओगे। सर, में डायरेक्ट आने से क्या होगा, देखना कि वो न्यूमेरिक फिगर है क्या। क्या आप उस न्यूमेरिक फिगर तक चेन से जा सकते हो, या ये बीच में किसी चीजों का टुकड़े वाले पार्ट, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट, ऐसा कुछ है? सर, मैं समझा नहीं, आप समझो मत अभी। सवाल जब एग्जांपल्स चेंज होंगे तब आप समझ पाओगे। क्या मैं आपको एक पहला सवाल कह सकता हूं कि उसकी सैलरी की ही तलाश है ना? क्या उसके सैलरी को एक्स ले लूं? पहला स्टेप क्लियर? हाँ सर। सबसे पहला चीज, ही इज लेफ्ट विथ, मतलब ये बचत की बात की जा रही है। आपको अगर ऐसे करते 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 जो मेरे पास फाइनल बचा है उसके पास जाना है, तो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि हर खर्चे के बाद मेरे पास कितना बच रहा है। मतलब पहले 35% जो हाउस रेंट गया, आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑन हाउस रेंट, मैं इंटरेस्टेड हूं कि 35% जाने के बाद मेरे पास बचा कितना है। मेरे पास बचा है 65%। क्या 65 5 का 13th मल्टीपल है? यस सर, इट्स 13th मल्टीपल। नहीं नहीं, अभी 13 नहीं, अब ऐसे करेंगे। अब पहले पहला क्वेश्चन है तो नॉर्मल करेंगे। 35% जाने के बाद कितना होगा? 65%। पहले एक बार नॉर्मल, प्लीज रिक्वेस्ट है, एक बार नॉर्मल फिर अब नॉर्मल। उसने कहा 56% ऑफ द रेस्ट, मतलब आपके पास पहले 35% खर्चा होने के बाद, क्या रेस्ट मतलब इसी को कहा जा रहा है? सबसे पहले सवाल का उत्तर दो। रेस्ट मतलब यही है, पहला खर्चा होने के बाद। हाँ, इसी रेस्ट का 56% तुम खर्चे करने वाले हो चिल्ड्रन एजुकेशन। क्या आप इंटरेस्टेड हो कि चिल्ड्रन एजुकेशन में कितना खर्चा हुआ? नो। इंटरेस्टेड हो कि भाई खर्चा तो हो गया, पढ़ाया हूं, बच्चा फ्यूचर में रिटर्न देगा। वो खर्चा करने के बाद मेरे पास अभी कितना बचा है? जितना था उसमें से 56% चला जाएगा, तो उसमें से 44% बच जाएगा। क्या यहां तक बात साफ है? सर, ये तो मेरा चिल्ड्रन एजुकेशन के खर्चे के बाद ये मेरे पास बचा है बैलेंस। इसी को बैलेंस कह रहा है ना वो, इसी को बैलेंस कह रहा है ना वो। हाँ, इसी बैलेंस का 37.5% तुमने कपड़ों में खर्चा कर दिया। क्या ये आप इंटरेस्टेड हो कि आपने कपड़े में खर्चा किया कितना? ना। मेरा इंटरेस्ट है कि भाई गया तो गया, फिर से कपड़े गए, मैं बाहर जाऊंगा, पैसा उठ जाएगा उसका, वो अलग बात। खर्चे के बाद बचा कितना? सर 37.5%। इसका तो आपको अच्छा इलाज करना होगा। मैंने कहा कैसे? सर ये होता है 3/8। मैंने कहा ओके सर, 8 में से जब आप 3 खर्चा कर दोगे तो आपके पास बचेगा कितना? मैंने कहा तो फिर 8 में से 5। सर ये बहुत बढ़िया। और जानते हो ये सारे खर्चे होने के बाद, ओके सर ओके, आपके पास ये जो बचत है, ओके सर ओके, ये कितना है सर? कितना है? 2860। क्या ये चीज क्लियर है? अगर नहीं तो और एक बार देखेंगे, लेकिन थोड़ा ध्यान से। हमें 65 का 56% नहीं निकालना, नहीं निकालना, क्योंकि आपने इस स्टेप में निकाल के माइनस भी कर दिया है। कितने लोग ये मेरे पॉइंट को समझे, एक बार वो मुझे बताओ। आपने यही लाइन में आपने 65% का 56% निकाल के हटा के 44% बचा रखा है। तो ये आपका पूरा कंक्लूजन है, ठीक है? ये है पूरा बात। तो और एक बार मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि सर क्या सैलरी कितना था? सर एक्स। कितना खर्चा किया? सर 35%। बचा कितना? 65%। 65 5 का कितना मल्टीपल? 13th मल्टीपल। तो क्या इसको 13/20 बचा है? कह सकता हूं? कह सकता हूं। 56% आपने फिर से चिल्ड्रन एजुकेशन पे खर्चा कर दिया, तो बचा कितना? सर 44%। 44% मतलब 4 का 11वां मल्टीपल। 11वां मल्टीपल मतलब मैं कह सकता हूं इसको 11/20, जो 20 नहीं, आपकी वजह से मेरा गड़बड़ हो जाता है अभी। 11/25 25। 37.5% खर्चा होने के बाद बचा कितना? 62.5%। ये तो मैंने रखवा दिया आपको कि 62.5% कितना होता है? सर वो होता है 5/8। मतलब आपको सिर्फ डील करना है काउंटर पार्ट में से कि जो जाने के बाद रिमेनिंग कितना बचा है। हाँ या ना? और यही बराबर हो गया 2860। क्या आप सॉल्व कर सकते हो मेरे लिए? सर किया। मैंने कहा कैसे? सर 5 में काटा, ये गया 5 बार, ये 100 और ये 8 800 बन गया। 13 में काटा 2 बार और 2 बार शून्य, और 11 में काटा 20। सर ये 100 और 8 800 इंटू 20, क्या आप 1600 की 16,000 800 इंटू 20 16,000, तो 16,000 की बात कर रहे हो? हाँ सर, ऑप्शन नंबर डी। जानते हो ना, मैं इतना मैथ्स पढ़ाता हूं आप लोगों को, मैं ऑनेस्टली बोल रहा हूं, मैं भी आज भी अचानक से नंबर ऑफ जीरोस में कंफ्यूज हो जाता हूं। हाँ या ना? जीरोस में कंफ्यूज हो जाता हूं कि भाई साहब होगा कितना। मतलब अचानक से कोई अगर बोल देगा 5,500, मतलब 5,000 लोगों, 5,000 रुपए कलेक्शन होगा 500 लोगों से। मैं मैथ का टीचर हूं, फिर भी मैं 5,000 में 3 जीरो, 500 में 2 जीरो, 5 जीरो, 25, 25 में 5 जीरो, 25 लाख, इतना टाइम तो लगेगा ही लगेगा भाई साहब। ये मैं ओपनली कह रहा हूं, ठीक है? चलो, ये जीरोस का काफी लफड़ा होता है भाई, जीरोस का बहुत लफड़ा होता है, मेरे लाइफ में तो होता है। लेकिन आप बड़े बड़े नंबर मल्टीप्लिकेशन कर दो, करने दो। 83 इंटू 4 का 320, और ये आपके पास 12 332, तो ये होता है। सर मैंने ये सवाल देखा, मैंने कहा हाँ बताओ, इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई मारोगे या ड्रॉप योर पेन्स करवा दें? सर एक्स के प्लेस पर 100 ले सकते हैं क्या? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। सर
बीच में एक और कमेंट भी आया था कि सर ट्री मेथड से जाएंगे या फिर हम 56 का 44 निकालेंगे, ऐसे करके बहुत से चीज आ रहे हैं। ट्री मेथड में आप क्वेश्चन कर तो पाओगे लेकिन उसके डिसएडवांटेज होंगे। क्या आप एक बार ट्री भी सीख लोगे? हम तो लर्निंग स्टेज में ना हम सब सीख के चले जाते हैं। सर हमारा सैलरी मान लेते हैं 100 पार्ट्स का है या फिर 100x है, मैंने नहीं लगाया, 100x है मैंने नहीं लगाया, लगा दूं, लगा लेते हैं। सर इसमें से पहले मैंने 56% रेंट पे खर्चा कर दिया। सर 56% खर्चा करने के बाद क्या आपके पास 44% यानी कि 44x बचेगा? ये चीज क्लियर है? ओ पहले 35 था, सॉरी। सर इसमें से 35% जाने के बाद क्या आपके पास 65x बचेगा? हाँ सर। इस 65 का 56% निकाल के जब आप माइनस करोगे, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? मुझे बस हाँ या ना में जवाब दो, टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा? दैट्स व्हाई आपको मैंने ट्री मेथड अवॉइड करने के लिए कहा। लेकिन देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जहां पे ट्री आपको फास्ट आंसर देगा। सर वो कहां है? मैं ही दिखाऊंगा ना भाई, मैं ही दिखाऊंगा ना, बस इंतजार करो। सर एक क्वेश्चन आया, मैंने कहा सर अभी जैसे कि बच्चे आंसर बोल रहे हैं, प्रभात जी बी आंसर के साथ जा रहे, कोई और है? सी आंसर के साथ जा रहे हैं अमन भाई। स्टार्ट करें, ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन को, ठीक है? सर रवि ने स्पेंड किया 41.66% अपने इनकम का हाउस रेंट पे, इतना खर्चा किया रिमेनिंग पार्ट फूड पे, इतना खर्चा किया रिमेनिंग, ये फाइनली उसने बचत। क्या मैंने आपसे सीधा कहा था जंप करके नंबर के पास आओ? नंबर फाइनल सेविंग्स को रिप्रेजेंट करना, मतलब हर स्टेज में कितना कितना आपके पास बच रहा है आपको उसके ऊपर फोकस करना है। यस। आपके सैलरी को मैं एक्स ले लूं? हाँ सर। मैं पहले आपको कुछ बताना चाहता हूं कि मैं ये जानता हूं कि 41.66% नो डाउट 5/12 होता है, बट 12 से 5 खर्चा करने के बाद मेरे पास जो बचेगा वो 7/12 है। क्या पहला स्टेप जितने लोग सेशन को देख रहे हैं पहली बार भी परसेंटेज पढ़ रहे हैं उनको भी क्लियर हो चुका है? हाँ सर। सर 57.14% रिमेनिंग पार्ट हम फूड पे खर्चा कर रहे हैं। मैंने कहा पहले मुझे बताओ 57.14% होता कितना है? 57.14% होता कितना है? सर ये होता है 4/7। अगर ये 4/7 है तो 7 पार्ट में से 4 पार्ट अगर आप खर्चे कर दिए, वो किसमें खर्चे किए मुझे उसमें इंटरेस्ट नहीं, तुम्हारे पास बचेगा कितना? इसको थोड़ा अच्छे से लिख लो। 4 सर हमारे पास बचेगा उसका 37। सर और एक बार, फिर तुमने 27.27% खर्चा किया, ये कितना है? सर ये हमारे पास 3/11। अगर 11 पार्ट में से तुमने फिर से 3 पार्ट खर्चा किया तो तुम्हारे पास बचेगा कितना? सर 11 में से 8 या फिर 8/11। और इन सारे खर्चे के बाद जो बचत हो रहा है, क्योंकि आगे तो और खर्चा नहीं है, वो बचत कितने का है? सर ये पूरा का पूरा बचत 4000 का है। मैंने कहा एक बार थोड़ा कैलकुलेट करो मेरे लिए। सर क्या 7 गया 7 के साथ 4 गया, 2 के साथ 4 गया, 3 के साथ 3 गया, 3 के साथ 2 गया, 2000, और 2000 में जब ये 11 का जाके गुना होगा आप सभी को x का वैल्यू 22000 मिला। मतलब एफर्टलेसली आप इन सवालों का उत्तर दे सकते हो अगर आप इस कॉन्सेप्ट को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट करो तो। लेकिन धीरे धीरे सर आप जो बताए हैं उस मेथड में x के प्राइस पर 100 क्यों? हम तो अननोन लेंगे और अननोन डायरेक्ट आएगा, अब अननोन वैल्यू की हम लेंगे, समझ रहे हो ना? आप उसको x ही लो। सर ऐसे क्वेश्चंस रेशियो मेथड से भी बने होगा, थोड़ा इंतजार करना, मैं बताऊंगा पक्का, बस थोड़ा आपको थोड़ा सेट कर दूं मैं, थोड़ा सेट कर दूं मैं। 100x लेके होगा। इट वाज माय बेस्ट डिसीजन टू फॉलो यू। अरे पंकज जी चलो आगे इस सवाल को देखेंगे। आपको जब लगता है कि मैं थोड़ा सीख रहा हूं तब मैं लैंग्वेज को थोड़ा चेंज करूंगा, जैसे कि हम थोड़े वर्स्ट चीजों को देखें। अरे विकास भाई जरूर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर एक बार सभी लोग देंगे मुझे। डी। सुनो सर एक चांस दो मुझे प्लीज, मैं करके दिखाऊंगा सर। ये क्वेश्चन में थोड़ा लैंग्वेज चेंज किया है लेकिन मैंने उस लैंग्वेज चेंज को पकड़ लिया। मैंने कहा कैसे? सर एक पर्सन के पास कुछ अमाउंट था, 32% उसका चोरी हो गया बस में, वगैरह 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 वगैरह। सर मैं डायरेक्ट लास्ट के पास आया और सर मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने कहा मतलब? सर ही देन हैड अ ड्रिंक फॉर ₹340, ही वर्क्स बैक होम बिकॉज़ ऑल हिज मनी इज ओवर, व्हाट इज हिज इनिशियल अमाउंट? मैंने कहा मतलब ये सारे परसेंटेज चेंज होने के बाद उसके पास आखिरी में ये 340 ही बचा था, जिस रुपए का ड्रिंक लेके उसके पास अब पैसा नहीं बचेगा। मतलब यहाँ पे भी अल्टीमेटम क्या है? सारे खर्चे के बाद बच्चा मेरे पास फाइनली कितना है? 340 है, जिसका ड्रिंक लेके घर चला गया और खत्म पैसा। ठीक है, तो यहाँ पे भी अल्टीमेटम वही है कि सेविंग के पास मुझे जाना है। सर सेविंग के पास कैसे जाओ? सबसे पहले सैलरी निकालो। ठीक है सर सैलरी। सर 32% चोरी हो गया। मैंने कहा जाने दो यार, बाकी के 68% तो है। सर 68% मैंने सुना 4 का 17 मल्टीपल है। क्या आपने डायरेक्टली इसको 17/25 लिखा था? क्योंकि मैंने तो अपने साइड से पूरा परवरिश कर रखा है। अब बाकी आपकी मर्जी, आप कितना उसको इंप्लीमेंट कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है सर कर दिया। आगे रेस्ट में से 55% आपके गुम हो गए आपके पॉकेट में छेद होने के कारण, वो जाने दो 55% यार। 55% जाने के बाद क्या 45% बचता है? क्या 45 5 का 9वां मल्टीपल होता है? और 9वें मल्टीपल के साथ क्या ये 9/20 आपके पास अभी भी है? आपकी खुशकिस्मती है। हाँ सर इतना बचा था, लेकिन फिर क्या किया सर? शौक बड़े हैं, चोरी हो गया, पॉकेट से छेद होकर चला गया, लेकिन खाना तो खाना बनता ही है। मैंने कहा कितना खाए? सर जो मेरे पास अभी बचा है ना रिमाइंडर, उसका 44.44% खा दिया। मैंने कहा सबसे पहले तो 44.44% होता क्या है? सर ये होता है 4/9। ये होता है 4/9। मैंने कहा इससे हमें इस सवाल में क्या रोल देखने को मिलेगा कि अब जो चीज मेरे पास 9 है उसमें से मैंने फिर 4 का खा लिया। मैंने कहा 9 में से 4 खा लिया तो बचेगा कितना? सर 5/9 बचेगा। मैंने कहा इतना तो बचा लिए होंगे सर, इतने का और क्या करूंगा? दिन भर का थकान मिटाने के लिए एक ड्रिंक लेना तो बनता ही है। मैंने कहा ठीक है करो। सर इसके बाद जब मैंने ये 340 रुपए का ड्रिंक लिया, मतलब जो बचा हुआ था उसमें से जब 340 रुपीज का मैंने ड्रिंक लिया तो मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। या तो मैं ऐसे कह सकता हूं, या तो इसका लॉजिकल मीनिंग क्या है? व्हाटएवर यहां तक मेरे खर्चे होने के बाद जो सेविंग्स मेरे पास फाइनली बचा है, दैट इज इक्विवेलेंट टू 340, जस्ट बिकॉज़ कि इसी 340 के तुरंत खत्म होने के बाद मेरा पैसा गया। क्या यहां तक क्लियर है? अगर मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, कोई बोले खाना खाने के बाद कैसे? ठीक है, ठीक, वेरी, यू आर अ गुड क्वेश्चन, यू वेरी चालाक ब्रो, यू वेरी चालाक चालाक। चलो यार सर 9 के कैंसिल करेंगे। मैंने कहा सर 5 में कैंसिल करेंगे, ये गया आपके पास 4, 17 में कैंसिल करेंगे, ये गया 20, ये हो जाएगा 100 और 20, 100 और 2000। कोई नवाबी शौक है भाई सही में, 2000 रुपए में से 340 का ड्रिंक ले रहा है भाई। शौक बड़ी होने से मतलब यही तो है जिंदगी में, यही तो चाहिए। ठीक है सर
340 में कौन से ड्रिंक आती है? बहुत किस्म के ड्रिंक आते हैं, कभी घूम के आओ पता चलेगा। चलो सर, मैं कहा मैं सीख गया, मैं कहा सीख गया, हाँ सर सीख गया, करो अभी मजा आएगा, अभी मजा आएगा, अभी बहुत लोग फंसने वाले हैं, जल्दी जल्दी जल्दी। सर 14% लेके क्यों नहीं हो रहा? 14% आया कहां से? 14% लाया कहां से? एक बार इसको करो सर। मेरा हाँ कमेंट क्या है गोलू जी आपका? सर प्रैक्टिस के लिए बुक लो या एस बुक के पीडीएफ? हाँ एस बुक के पीडीएफ से करो यार, कोई टेंशन। 57% 32 प्लस 55, ओके। लोकेश जी का एक सवाल है कि सर 32 प्लस 55 क्यों नहीं? ओहो अच्छा 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 अच्छा, थैंक यू सो मच। यहाँ पे एक वर्ड है रेस्ट। 32% ऑलरेडी आपका स्टोलन किया जा चुका है, रेस्ट का 55% आपका लॉस्ट हो गया पॉकेट में। इस लैंग्वेज को रेस्ट यहाँ पे ना लिख के अगर थोड़ा इंग्लिश में करेक्शन कर दे 55% ऑफ द रेस्ट, तो आप भी सही हो जाओगे और मैं भी सही। एग्री करोगे? मतलब आप गलत थे क्योंकि रेस्ट वर्ड था, आप गलत थे क्योंकि रेस्ट वर्ड था, लेकिन रेस्ट वर्ड सही जगह नहीं लगा था, इसलिए मैंने उसका माफी मांग लिया और लिख लिया इसको। ठीक है, दोनों साइड की गलतियां यहाँ पे आ गए। अब बच्चे समझ रहे होंगे सर, जानते हो ना सर आप बहुत अच्छे हो। मैंने कहा क्यों? आई लव यू सर। मैंने कहा क्यों? सर मैं समझ नहीं रहा हूँ चीजों को। मैंने कहा समझ नहीं रहा हूँ मतलब? मैंने तो इंप्लीमेंट करना चालू कर दिया। मैंने कहा क्या सर? एक्स है। मैंने कहा एक्स है सर। 48% पापा ने दे दिया तो 52% बचा। मैंने कहा रुको रुको, सर मैं नहीं रुकूंगा सर। 62.5% एल्डर ब्रदर सर, 37.5% भाई उल्टा ही तो करना है ना। मैंने कहा तो तुम क्वेश्चन भी नहीं पढ़ोगे? नहीं, क्योंकि आपने ट्रिक दिया है। भाई साहब मत बोलना बाहर जाकर, मेरा नाम खराब मत करना। मैंने कोई ट्रिक नहीं दिया है, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है। अब उस कॉन्सेप्ट को लगाना आपका काम है। कैसे? एक पिताजी 48% उनके मंथली इनकम का उनके 3 बच्चों को देते हैं। अच्छा देते होंगे। उसके बाद मैं आपके भावनाओं की कदर करता हूं कि पापा के पास 52% बचा, मैं कदर करता हूं। लेकिन पापा ने जो दिया 62.5% उस अमाउंट का अपने बड़े बेटे को दिया। सर 37.5% अपने छोटे दोनों बेटों को दिया। अरे भाई मुझे उसमें भी इंटरेस्ट नहीं है। सर आपका इंटरेस्ट है क्या? मेरा इंटरेस्ट 7800 जिसके पास है, मेरा इंटरेस्ट उसके पास है। हाँ या ना? एक बार कमेंट कर दो। मेरा इंटरेस्ट 7800 जिसके पास है, मेरा इंटरेस्ट उसी के पास है। और 7800 किसके पास है? जिसमें से बड़ा बेटा इतना खर्चा कर दिया और उसने मंथली सेविंग बचाए इतने। मतलब ये बड़े बेटे का सेविंग्स है। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हो? ये बड़े बेटे का सेविंग्स है। क्या यहाँ पे बड़ा बेटा अर्न कर रहा है कि उसके इनकम सैलरी की बात चल रही है? नो, बड़ा बेटा कहीं से पैसा ला रहा है। कहां से? पायलट। कल हम पायलट के बारे में चर्चा कर रहे थे ना। बड़ा बेटा भी लाइक पायलट। क्या करते हो? क्या उड़ाते हो? पापा का पैसा। उसी टाइप का। तो हमें पापा के पैसों को पहले बड़े बेटे तक लाने हैं, फिर बड़े बेटे से खर्चे करवाने हैं, और खर्चे करवाने के बाद पैसों को बचाने हैं। इतना मुझे करना है। क्या आप लोग मुझे एक चीज कह सकते हो कि पापा के पास कितना था वो आपको मालूम है क्या? सर वही तो कल से फाइंड द इनकम ऑफ फादर पूछा है। मान लेते हैं एक्स, मान लेते हैं एक्स। पापा के एक्स में से पापा ने 48% यानी कि 12/25 किसको दिया? बड़े बेटे को। नो 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 नो, तीनों के तीनों बच्चों को। क्या यहां तक क्लियर है? तीनों के तीनों बच्चों को। लेकिन क्या आपको, अरे क्या आपको तीनों के तीनों बच्चों को अगर इतना दे दिया, तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आपको इंटरेस्ट किसमें है? बड़े बेटे में ना। इस पूरे पैसों में से बड़े बेटे के पास कितना गया? 37.5%। क्या? नो, 62.5% ही बड़े बेटे के पास गया है। यानी कि इसका 5/8 ही बड़े बेटे के पास गया है। इसका 5/8 अगर आपके बड़े बेटे के पास गया है, तो क्या आप मुझे बोल सकते हो एक चीज? क्या सर? बड़े बेटे के पास जितना पैसा है उसने उसका कितना खर्चा किया? सर 13.33। रिमेंबर दिस, 13.33 इज 2/15, one of the most frequently used percentage value. हाँ ना? One of the most frequently used percentage value 13.33. Remember this, 2/15. अगर बड़े बेटे ने 15 में से 2 पार्ट खर्चा किया और उसके बाद बचत की बात की जा रही है, तो मैं गुना कितना करूंगा? सर 15 में 2 खर्चा करके 13/15 मैंने बचाया, और यही जो बचाया है वही है 7800। तो अगर मैं आपसे सॉल्व करने के लिए कहूं तो ये कितना होगा? सर 5 में काटेंगे, ये 5 बार जाएगा तो बहुत गंदा आ रहा है। ओह 13 इधर चले जाओ लेके, 12 इधर लेके चले आओ। ऐसा 8 पंजे 40, 40 मतलब ये हो जाएगा 600, 600 इंटू 50 यानी कि ये हो जाएगा आपके पास 3000 में एक शून्य, 30,000। तो एक्स का वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 30,000। क्या आपके दिमाग में एक चीज फिट हो चुका है? वो चीज क्या है कि सर हमें बेवकूफों की तरह 48% मतलब 52% नहीं कर देना है, 62.5% मतलब 37.5 नहीं कर देना। हमें थोड़ा सवाल को पढ़ना है कि भाई चीज क्या चल रहा है। कि पापा ने 48% दिया तो हमने 48% लिया, उसका 62.5% बड़े के पास आया तो 62.5 भी बड़े के पास आया। बड़े के पास जो आया उसका 2/15 अगर खर्चा हुआ तो बड़े के पास बचा होगा 13/50। यहां तक बात साफ है? आगे बढ़े, इस सवाल को करते हैं। सर 48 वाला समझ नहीं आया। अब मैं आपसे एक चीज कहना चाहता हूं, पापा के पास 100 रुपीज है। मेरा बस एक सवाल है, पापा ने अपने 3 सन को 48% दिया, तो क्या आप मुझे बोलोगे पापा ने इन तीनों को 52 दिया? मजाक तो नहीं चल रहा। 48% दिया तो 48 रुपीज दिया। तो वही मैंने कहा कि पापा के पूरे सैलरी का 48% जो है वो तीनों बच्चों के पास आया है। जो तीनों बच्चों के पास आया है उसका 62.5% बड़े के पास आया है। जो बड़े के पास आया है उसका 2/15 खर्चा करने के बाद उसने 13/15 बचाया है। एंड व्हाई आई एम इंटरेस्टेड इन दिस सेविंग? बिकॉज़ फाइनल जो 7800 है वो बड़े का सेविंग ही है। आया ना? वो बड़े का सेविंग ही है। दैट्स द अल्टीमेट। उसने उड़ाया है नहीं। बहुत अच्छी बात है। अरे चलो सर आपकी कंपनी की वैल्यूएशन क्या है? मैंने 133.33। अरे वाह विशाल भाई बिल्कुल सही है। सर 48% तो तीनों को दिया ना, तो बड़ा बेटा अकेले कैसे पूरा खर्चा करेगा? मैंने क्या बड़े बेटे को बचत के लिए ये नहीं दिया? बड़े बेटे के पास जो आया 62.5, ध्यान कहां है?
ध्यान दो, डी आंसर, यानी कि 12,000। हो सर मेरा सब्सक्रिप्शन 25 फेब को खत्म हो जाएगा। अरे आपका बुक कब सर? चलो इसके ऊपर भी कुछ करते हैं। सर पिछली 2 क्लासेस का पीडीएफ शो नहीं कर रहा भाई लोग, पीडीएफ शो नहीं कर रहा, आ रहा है ना? आ रहा है रे, अच्छा टेंशन दे रहे हो आप लोग। चलो मैं तो सॉल्व करके आया, चलो स्टार्ट करें। चलो, ए मैन डिपॉजिटेड 20% ऑफ हिज सैलरी इन पीएफ, ही सेव्ड 15%। आपको उड़ उड़ के कहां पे आना है? आपको उड़ उड़ के यहाँ पे आना है मेडिसिन के खर्चे। अब मेडिसिन के खर्चे में यहाँ पे आपने अगर देखा होगा तो एक नया चीज देखा होगा, क्या कि आपके पास एक रेशियो है, आपके पास एक रेशियो है। क्या रेशियो फिर भी हमारे मैनेजेबल कंडीशन के अंदर आता है? यस, बिकॉज रेशियो, फ्रैक्शन, परसेंटेज, ऑल दीज आर सेम काइंड ऑफ एंटिटीज। ये सारे के सारे तीनों तीनों एक ही तरीके की चीजें हैं। तो यहाँ पे भी चीजें मेरे अंडर है, रडार के अंदर है, जोन के अंदर है। तो सर कैसे करें जरा बताना। मैंने कहा सुनो, एक आदमी ने 20% अपने सैलरी का पीएफ में जमा किया, उसने बचे हुए रिमेनिंग का 15% बचाया, और जो मेडिसिन और ग्रोसरी में उसका खर्चा है वो इतने का है, और ये जो मेडिसिन ग्रोसरी का खर्चा इतने रेशियो में हो रहा है ना, वो किसका है? रिमेनिंग सैलरी जो सेविंग के बाद आपका है उसका। सर समझाने मैं समझाता हूँ। क्या आपने अगर सच में क्वेश्चन पढ़ा है तो आपने उस आदमी के सैलरी को एक्स लिया है? हाँ सर लिया। क्या उसके सैलरी के 20% जब उसने प्रोविडेंट फंड में जमा कर दिया तो 1/5 जाने के बाद उसके 4/5 के बचे हुए चीज उसके पास बचा है, ये आपने मालूम किया है? हाँ सर किया है। इस बचे हुए का 15% उसने और बचा दिया, पूरा सेविंग्स, मतलब उसने जो जहां पे भी डाला, मुझे नहीं 15% का मतलब क्या मैं कहता हूं 3/20 होता है। हाँ सर होता है। अगर 20 पार्ट में से 3 का सेविंग्स में अलग कर दूं तो अब भी रिमेनिंग कितना है उसके पास खर्चा करने लायक? 17/20। जानते हो ये जो खर्चा करने लायक पैसा है, इसमें सिर्फ 2 ही किस्म के खर्चे होते हैं, आपको पता है? सर 2 ही खर्चे? मैंने कहा सर क्या क्या? एक मेडिसिन का और एक ग्रोसरी का। मैंने कहा एक मेडिसिन का और एक सर ग्रोसरी का। और मेडिसिन ग्रोसरी वो भी किस रेशियो में? 5:12 के रेशियो में। सर इसका क्या करें मैं बताता हूं। आपको जो ये 2400 का खर्चा दिया है वो किसके ऊपर दिया है? सर वो तो मेडिसिन का दिया है। मैंने कहा तुम मेडिसिन निकालेंगे। सर कैसे? क्या आप सभी ने देखा कि मेडिसिन ग्रोसरी में रेशियो 5:12 का है? हाँ सर देखा, तो लेकिन आगे कैसे करूंगा समझ नहीं आ रहा। बस ये बताओ कि मेडिसिन में खर्चा कितने पार्ट्स का है? तो तुमने कहा सर 5 पार्ट का। लेकिन मेडिसिन में जो 5 पार्ट का खर्चा हो रहा है वो टोटल कितने पार्ट में से? सर वो टोटल 17 पार्ट्स में से। सर ये तो आधा अधूरा क्लियर हुआ। मेरा एक सवाल का जवाब दे दो, मैं खुश हो जाऊंगा। मैंने कहा क्या? अगर सवाल में मेडिसिन ना देके, मैंने कहा ओके, ग्रोसरी देता, मैंने कहा ओके, तो क्या करते? मैंने कहा ग्रोसरी वाला 12 और उसको डिवाइड देते टोटल 17 पार्ट्स में। सर मैं समझ गया, अब आगे चलो। मैंने कहा ओके, तुम पूछ लिया करो बीच बीच में। सर ये जो मेडिसिन का खर्चा है इतना है, और सवाल के हिसाब से मेडिसिन का खर्चा कितना है? सर सवाल के हिसाब से मेडिसिन का खर्चा 2400 है। अब मैं आपको कैलकुलेट करने के लिए जब कहूंगा कि सर 17 17 के साथ जाएगा, ठीक है सर 17 17 के साथ जाएगा, 5 into 4 20 कट जाएगा, और ये 5 जब उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? सर x का वैल्यू हो जाएगा 12,000। और इस हिसाब से आपका जो ऑप्शन नंबर डी है वो खूबसूरत तरीके से आंसर आ जाएगा। मैं और एक बार रिपीट करके दिखाऊंगा, जरूर से ध्यान से देखना। सबसे पहले उसका सैलरी कितना था? x। उस सैलरी से उसने क्या किया? सर 20% का पहले कुछ प्रोविडेंट फंड में जमा किया। मैंने कहा 20% गया तो 80% 4/5 बचा होगा। हाँ। इसका फिर उसने क्या किया? सर इसमें से 15%। सर 2400 को 5 से इक्वेट कर नहीं सकते? वो कर नहीं सकते, वो गलत नहीं हो जाएगा आपका सवाल? क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं, कर सकते हैं। कैसे? उसमें ज्यादा घूमना होगा। आप क्या करोगे? पहले से 5 पार्ट का आप ग्रोसरी का 2000 निकालोगे, फिर इनका 17 पार्ट निकालोगे कि जो ग्रोसरी और मेडिसिन में कितना है, फिर ये जो ग्रोसरी और मेडिसिन में है वो जो बचे हुए ट्री 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 करके आओगे। उसमें क्या है ना, समय बहुत लगेगा, इसीलिए तो आप क्लास करने आए हो। बोलो हाँ या ना? किताब में तो वही लिखा जाएगा ज्यादातर, किताब में ये चीजें कम मिलेंगे आपको, तो इसी के ऊपर हम फोकस करेंगे ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ पे 4/5 है, ठीक है सर 4/5, इसमें से 15% और चला गया तो 85%, 17/20। यही स्टेप के बाद एक रिपीट आ रहा था, मैंने देखा, जिसके चलते मैंने पूरा रिपीट किया। याद करो आपको एक सिंपल सा चीज, अगर मेरे पास टोटल 80 to 100 है और उसको मुझे ए बी सी 3 एलिमेंट्स में बांटने हैं, वो भी 2:3:5, वो कटे ना कटे मुझे कोई मतलब नहीं, मैं बस एक बार रेशियो का कटिंग दिखा देना चाहता हूं। कट तो वैसे भी बहुत सिंपली जाएगा। तो सर इसको कैसे सॉल्व करना है? मैंने कहा सीधा 8,200 लिखना, उसमें से ए को कितना देना है? 2, ऊपर लिखना। 2 हिस्सा जो देना है कितने हिस्सों में से? सर 2 3 5 4 9 हिस्सों में से, तो उसको 2/9 करना है। मैंने कहा 8,200, नहीं नहीं काटे, बस ऐसे ही रख देते। उसमें से बी को कैसे देंगे अपना हिस्सा? सर 3 पार्ट अपॉन में 9, और 8,200 उसमें से सी को इतना हिस्सा कैसे देंगे? 4/। एंड सेम चीज मेडिसिन को अगर यहां से 5-12 के रेशियो में बांटना है और मेडिसिन 5 पार्ट निकालना है और ग्रोसरी 12 पार्ट, तो मेडिसिन मुझे 5 का गुना देना है, और वो भी टोटल कितने में से? 17। और मेडिसिन ही क्यों? क्योंकि मेडिसिन का खर्चा ही आपको दिया गया था। आगे बढ़े, खत्म। एक सवाल आपके सामने और, नहीं यार, यहां से सीखे 1 वीडियो 1 चैप्टर तक क्यों प्रैक्टिस करने जाओगे? आप किसी भी कोई एक टेक्स्ट बुक ले लो, मैं तो आपके 100 क्वेश्चन हर एक टॉपिक के लगाऊंगा, कम से कम 60 क्वेश्चन तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा। ठीक है, तो उनको देखिएगा, नहीं तो एक बुक ले लीजिएगा। डियर सर, माय ब्रदर सेड दैट टीचर्स लिविंग इन एकेडमी देयर इज नो नीड टू टेक एनी सब्सक्रिप्शन। मैंने कहा कौशिक सर का नाम सुना है। अरे चलो सर, आप जबरदस्त, आई हेट मैथ्स नाउ। अरे थैंक यू सो मच संध्या जी। डीआई का कोर्स, डीआई का कोर्स आप एपिक डीआई का कोर्स देख लीजिए। ठीक है, एपिक डीआई का कोर्स डायरेक्ट परसेंटेज से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, बहुत से तरीके हैं। और मैं इतना गारंटी आप सभी को देता हूं, आप सभी सारे लोग मिल जाना, आप अपने मेथड्स रखना, मैं आप सारे क्यूमुलेटिव मेथड से एक मेथड एक्स्ट्रा हमेशा दूंगा। तो जिस भी मेथड से आप कर सकते हो, मेथड्स बहुत होते हैं, मैंने बस उनको कलेक्ट करके उनमें से एक बेस्ट मेथड आपको दिया है, जो कि जानना, समझना, अप्लाई करना, इंप्लीमेंट करना, एग्जामिनेशन में लगाना आसान रहेगा। अरे थैंक यू सो मच राहुल भाई। आई एम न्यू बिगिनर भाई साहब, ये किस लाइन में आ गया? न्यू बिगिनर मतलब बिगिनर भी नया नया है भाई साहब। ओल्ड बिगिनर कोई है क्या इनमें से? मैं देख लेना, पसंद करूंगा।
मैंने कहा हाँ। सर राकेश ने 24% खर्चा किया अपने सैलरी का पीपीएफ में। मैंने कहा ठीक है। 5/11 उसने खर्चा किया रिमेनिंग सैलरी का क्लॉथ्स पे। और जो डिफरेंस बिटवीन पीपीएफ एंड क्लॉथ इज इतना। मेरा पहला सवाल, आप उड़ उड़ के पैसों के पास आए थे या नहीं? अगर नहीं आए थे तो आप अपना करो यार, मुझे आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि आपको कैसे पता चल रहा है कि 24% को कंसीडर करना है या 76% को कंसीडर करना है? वो तभी पता चलेगा जब आप इस न्यूमेरिक वैल्यू तक पहुंचोगे। और क्या मैंने आपको एक पॉइंट कहा था स्टार्टिंग में कि जब ये वैल्यू डायरेक्ट होगा कि हाँ किसी लास्ट बचत या किसी लास्ट प्राइस के पास आ रहा है तो मैं चेन के साथ आ सकता हूं, तो मैं जो मेथड आपको बताया वो लगा दूं। लेकिन ये जो 2400 है ये है क्या? ये भाई साहब डिफरेंस है। किसका? जो पीपीएफ में खर्चा हो रहा है और क्लॉथ्स में खर्चा हो रहा है। जब भी ऐसे डिफरेंस, जब भी ऐसे आपके पास सम, जब भी ऐसे एवरेज, बीच में टुकड़े टुकड़े, मतलब जो कनेक्शन को तोड़ने वाले चीजें दिए जाएंगे, एक लिंक को ब्रेक करने के रीजन दिए जाएंगे, तभी आपको लगाना है आपका ट्री मेथड। क्या मैंने यही आपको कहा था कि कुछ कुछ जगह ट्री लगाना पड़ेगा और उनमें से एक वो है, एक ये जगह है। कैसे? राकेश ने स्पेंड किया 24% अपने सैलरी का पीपीएफ। अब जब ट्री लगा रहे हो तो उसके सैलरी को आप 100 मान सकते हो, पार्ट्स या फिर एक्स जो भी लगाना है लगाओ आपको। ठीक है सर। इस 100x में से उसने पहले 24% पीपीएफ में खर्चा किया, तो पीपीएफ में कितना खर्चा हुआ उसका? 24x। क्लियर है यहाँ तक? 5/11 ऑफ द रिमेनिंग सैलरी। सबसे पहले तो 100 में से 24 जाने के बाद बचता कितना है? सर बचता है हमारे पास 70। 76 का 5/11 कैसे करूं? 66 होना चाहिए पक्का। 34 भरोसा रखे। 34 करने से 60। चलो आपके साथ चलते हैं। सर क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं, 34 कर लेते हैं। तो मैंने कहा यहाँ पे 34x खर्चा करें। हाँ सर यहाँ पे 34x खर्चा करो। अगर 100x में से 34x यहाँ गया तो यहाँ पे कितना बचेगा? सर 66x। इस 66x रिमेनिंग का 5/11 कितना होता है सर? 5/11 अगर मैं करूं तो ये गया 6, 6x into 5। सर ये 30x है। मैंने कहा ये है क्या? 30x तो मुझे भी दिख रहा है। सर ये क्लॉथ्स का खर्चा है। क्या यहाँ तक पहुंच जाओगे आप लोग सभी लोग? ये क्लॉथ्स वाला खर्चा है। उसने कहा जो डिफरेंस है पीपीएफ और क्लॉथ के एक्सपेंस में वो 2400 का है। इन दोनों एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस कितना है? सर इन दोनों एक्सपेंस के बीच का डिफरेंस 4x का है। और यही आपके पास कितना है? सर वही आपके पास 2400 है। क्या आपको अपना x कितना मिल चुका है? 600 मिल चुका है। हाँ सर हमें अपना x 600 मिल चुका है, जो कि परसेंटेज में लिए होंगे तो 1% का वैल्यू 600। जिन्होंने 100% से स्टार्ट किया होगा परसेंट ऑफ परसेंट करके, उनके लिए 1% 600। अब इसके बाद मुझे कहां जाना है? सर क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ। मेरे का मतलब रिमेनिंग अमाउंट ऑफ सैलरी इज स्पेंट इन हाउस रेंट एंड अदर्स। जो रिमेनिंग अमाउंट है ना, मेरे का रिमेनिंग कितना है? सर 34 और 30, 64 खर्चा होने के बाद आपके पास जो अभी रिमेनिंग है वो 36 का है। अरे हाँ या ना जल्दी बताओ। वो 36 का है, क्योंकि 34 यहाँ 30 यहाँ, तो 64x जा चुका है, तो 36x का है। और इसी रिमेनिंग में 36x में आपने हाउस रेंट और अदर्स में खर्चा किया, जहां पे आपका हाउस रेंट जो एक्सपेंस है ना वो 4400 कम है आपके अदर एक्सपेंस है। सबसे पहले मेरे एक सवाल का उत्तर दोगे? हाँ सर मैं दूंगा। अगर x सच में 600 आया तो ये जो रिमेनिंग 36x है वो है कितना? सर 36 into 600। सर हमारा रिमेनिंग तो 21600 है। मैंने कहा सुनो, मैंने सुना इस 21600 में, हाँ सर, आपका जो हाउस रेंट एक्सपेंस है और एक अदर एक्सपेंस है। हाँ सर एक हाउस रेंट एक्सपेंस है, एक अदर एक्सपेंस है। आपका जो हाउस रेंट एक्सपेंस है वो 4400 कम है अदर एक्सपेंस है। क्या आप मेरे लिए एक काम कर सकते हो? 21600 में से जो 4400 आपका हाउस रेंट कम होगा अदर से, उस 4400 को माइनस करके छुपा सकते हो? हाँ सर छुपा लिया। मैंने कहा बचा कितना? सर बचा तो 17200। मैंने कहा इसका क्या करें? सर 17200 को इसमें 8600 और इसमें 8600 बराबर दे देते हैं। मैंने कहा फिर जो 4400 आपके अदर्स कैटेगरी में एक्स्ट्रा आता है ना, उसको जोड़ दो ना सर, काम खत्म हो जाएगा। मैंने कहा 11 और ये तो 12000 हो गया, तो आंसर इतना और इतना। अब इसमें पूछा क्या गया? सर पूछा गया है हमें हाउस रेंट एक्सपेंस कितना होगा। सर हाउस रेंट एक्सपेंस हमारे पास 8600 का 13 क्यों 8600 पूछ रहा है ना, हाउस रेंट पूछ रहा है तो देन व्हाट इज द हाउस रेंट? क्या पूछ गया? अदर 8600 प्लस 4000। ओहो अच्छा अच्छा अच्छा, एरर 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 कि सर 8600 प्लस, अच्छा ये होगा, लेकिन पूछा तुम्हें ये वाला है, आंसर ये है, यही ना? आंसर यही है। तो ये हमारे पास ऑप्शन में नहीं है, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन का यहाँ पे नंबर चेंज हो गया था। तो 8600 लास्ट वाला रिपीट, और एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहले 100x था। इस 100x में से पीपीएफ में कितने गए? सर 34x। क्यों 34%? 100x में से 34x आने के बाद बचा कितना? 66x। चीजें मैं कॉम्प्लिकेटेड करता जाऊंगा अभी क्वेश्चन को। इसी 66x में से आपका कितना खर्चा होता है क्लॉथ्स में? सर 5/11। मैंने कहा 66x का जब मैं 5/11 निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा? सर यहाँ पे हो जाएगा 30x। यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। उसने कहा कि पीपीएफ और हाउस जो क्लॉथ्स है ना उनके बीच में जो डिफरेंस है हमारे हिसाब से जो 4x है, वो सवाल कितने हिसाब से कितना हो रहा है? सर 22400। तो x आपके पास कितना हो गया? 600। अब आपको क्वेश्चन क्या पूछा है जरा ध्यान से देखना। उसने कहा कि आपका जो रिमेनिंग अमाउंट सैलरी का है वो स्पेंड किया गया हाउस रेंट और अदर्स में। हाउस रेंट और अदर्स में सबसे पहले 100x में से अभी तक अगर आपने 34x और 30x यानी कि 64x खत्म कर दिया है, तो आपके पास बचा कितना है? 36x। सच में x अगर 600 है तो 36x कितना होता है? 36 into 600 यानी कि 2160। क्या यहाँ तक क्लियर? प्रॉब्लम यही है, मुझे भी पता है प्रॉब्लम यही है, ठीक है। 2160 में से उसने क्या कहा कि हमारे दो किस्म के खर्चे हैं, एक है हाउस रेंट और दूसरा है आपका अदर्स। एक है हाउस रेंट और दूसरा है अदर्स। उसने कहा कि जो हाउस रेंट का एक्सपेंस है वो अदर्स एक्सपेंस से 4400 कम है। मैंने कहा एक काम करते हैं, जितना हाउस रेंट अदर से कम है उतना इस पूरे सम से हटा देते हैं। 21600 में से 4400 हटा दिया तो कितना बचा? 17200। इस 17200 को अगर मैं बराबर बांट दूं तो इसके पास आएगा 8600, इसके पास 8600। जो 4400 मैंने इस पूरे सम से छुपा के रखा था वो क्यों रखा था पता है?
लास्ट में जिसके पास ज्यादा होगा उसको देने के लिए। तो उसमें जब मैंने वापस से ये 4400 दे दिया, तो देखो जो 13000 और 8600 आया ना, उनका सम 21600 होगा और उनके बीच का डिफरेंस भी 4400 होगा। ये बस एक टेक्निक है। आप अगर इस टेक्निक से पसंद नहीं है आपको, तो आप हाउस रेंट अलाउंस और अदर्स इन दोनों का सम 21600 और अदर्स माइनस हाउस रेंट इज इक्वल टू 4400, इस तरीके से भी कर सकते हो। क्लियर? आगे बढ़े इस क्वेश्चन को। चलो, आंसर सारे सभी के बीच। चलो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं ध्यान से। राजेश ने स्पेंड किया 30% अपने सैलरी का एजुकेशन फीस, 20% अपने सैलरी का हाउस रेंट, 20% रिमेनिंग आपके लोन में। उसने स्पेंड किया रुपीज एक्स ट्रांसपोर्टेशन पे और उसने बचाया 1600 रुपए, जो कि 20% है किसका, रिमेनिंग, जो आपका ट्रांसपोर्ट पे स्पेंड करने से पहले था। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इसमें दो तीन चीजें जो मुझे सिखाने हैं वो वाइंड अप करेंगे। रेडी हो? हाँ सर रेडी है। सबसे पहला चीज जो मैं वाइंड अप करना चाहता हूँ वो ये कि राजेश का जो सबसे पहले एजुकेशन पे खर्चा है वो कितना है? सर वो 30% है, या फिर 30 लिख लेता हूँ। यहां तक बात साफ है। जब मैं बात करता हूँ कि उसका हाउस रेंट पे कितना खर्चा है, तो आप मुझे क्या कहोगे? बस क्या कहोगे मैं उतना जानना चाहता हूँ। 20 कहोगे? पक्का? ठीक है, मैं आपकी बात मान लेता हूँ कि 20% ऑफ द सैलरी है, ठीक है। और जब मैं लोन की बात करूंगा उसमें क्या करोगे? उसके भी क्या लिखोगे? जल्दी बताओ, उसमें भी क्या लिखोगे? कोई 20 बोल रहा है, कोई 10 बोल रहा है। अब यहाँ पे इस चीज को समझने का वक्त आ चुका है। सुनोगे? हाँ सर। जब उसने पूरा स्टार्टिंग किया था, इसमें तो कभी कोई वर्ड लगेगा नहीं, ये 30% है। मेरा आपसे एक सवाल है, जब उसने हाउस रेंट के खर्चे की बात की थी तो उसने रिमेनिंग वर्क का जिक्र किया था क्या? नहीं ना। उसने सीधा कहा कि 20% उसकी सैलरी का हाउस रेंट पे। तो उसका पूरा सैलरी अगर 100 है तो उस पूरे सैलरी का 20% हाउस रेंट पे। लेकिन जब उसने लोन की बात की, क्या उसने 20% ऑफ द सैलरी कहा? नो, 20% ऑफ द रिमेनिंग ऑन लोन। 100 में से 30 और 20 50 जाने के बाद बचता कितना है? सर 50 जाने के बाद बचता 85 है। और जब मैं आपसे पूछूं कि 50 का 20% कितना होता है, तो आपको कहना होगा कि सर 50 का 1/5, ये तो 10 ही होगा। क्या ये पॉइंट क्लियर है? ये पहला चीज कि भाई साहब आपको ये फ्लो में ध्यान देना है कि कहां रिमेनिंग लगा है, कहां रिमेनिंग नहीं लगा, कहां रिमेनिंग लगा है और कहां रिमेनिंग नहीं लगा, उसके ऊपर भी बहुत से गेम हो सकते हैं। ठीक है सर, यहां तक खर्चा हो गया। अब आगे क्या? ही स्पेंड रुपीज एक्स ऑन ट्रांसपोर्ट। सर इसके ऊपर हम अभी ट्रांसपोर्ट में खर्चा करने वाले हैं। मैंने कहा कितना? सर ट्रांसपोर्ट पे हम एक्स खर्चा करने वाले हैं। मैंने कहा ठीक है। एंड ही सेव्स रुपीज 1600। फाइनली उसने सेविंग्स किया। हाँ सर, कितने का? 1600। यहां तक बात सर? हाँ सर, यहां तक भी बात सर। सेविंग्स हो गया 1600। अब विच इज 20%, ये 1600 जो है विच इज उसी को रिप्रेजेंट करेगा, ये 20% है। ठीक है सर 20%। लेकिन अब बात है देखना कि किसका 20% है। हाँ या ना? 20% ऑफ द रिमेनिंग बिफोर ही स्पेंड्स द सैलरी ऑन ट्रांसपोर्ट। ये 20% किसका है? रिमेनिंग, जो आपका बचा है ट्रांसपोर्ट में खर्चा करने से जस्ट पहले। क्या आपने एक चीज फील किया क्या सर? ट्रांसपोर्ट में खर्चा करने से पहले आपके पास कितना बचा होगा सर? कितना सर? 30 20 50 10 60 तो जा चुका था। बचा तो इसके बाद 40 ही होगा। और अगर बचा इसके बाद 40 होगा तो इसी 40 का 20% यानी कि 8, ये सेविंग्स है। अगर 8 बराबर 1600 है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा भाई लोग? सर 1 बराबर हो जाएगा 200। भाई साहब एक सवाल पूछ सकता हूं मैं आपसे? हाँ सर पूछो। ये 200 की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि उसने मुझे x की वैल्यू डिमांड की ना। तो सबसे पहले तो आप मुझे ये कहो क्या सर कि अगर 60 यहां तक जा चुका है और 8 यहां तक जा चुका है तो टोटल कितने जा चुके हैं? सर जा तो 68 चुके हैं। मैंने कहा अगर 68 जा चुके हैं तो बचे कितने हैं? सर बचे तो 32 है। मैंने कहा अगर बचे 32 है तो वही आपका ट्रांसपोर्ट पे खर्चा यानी कि x होगा। हाँ सर। अगर एक पार्ट आपका 200 है तो ये 32 पार्ट आपका कितना हो जाएगा? 32 इंटू 200 यानी कि 6400। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही उत्तर। क्या आप समझ पा रहे हो कि ट्री मेथड का कहां पे कैसे रोल रहता है? सर ट्री मेथड कहां पर और डायरेक्ट अप्रोच कहां पर? यहां पे मैं अगर मैं बात करूं, जब वो खुद खरोच खरोच के बीच वाले चीजों के ऊपर बात कर रहा है, वो कह रहा है कि ये जो 1600 है ये 20% किसका जो रिमेनिंग। आप अगर मुझे दोगे ना इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, मेरे पास उतना टैलेंट तो है कि मैं इसको चेन में भी कर दूं। लेकिन क्या इसको चेन में करना वाइज है, वर्थ इट है? नहीं, दिमाग से ज्यादा चलाओगे आप। सबसे चीज, जब जब आपको डायरेक्टली क्वेश्चन किसी फाइनल नंबर तक पहुंचा दे वहां पे चेन लगाइएगा। कंक्लूजन जानना चाहते थे ना? जहां कभी कोई चीज कोई फाइनल कंक्लूजन नंबर तक पहुंचा दे वहां चेन लगाइएगा। जब फाइनल नंबर तक कोई पहुंचा नहीं सकता, बीच में टुकड़े टुकड़े होकर काफी कंफ्यूजन अलग अलग हो चुके हैं, तो उस जगह पे चेन लगाइएगा।
मैं और एक बार इस चीज को रिपीट कर रहा हूं, प्लीज ध्यान से देखिएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आपने देखा कि आपका जो एजुकेशन में है वो 30% का आपने टोटल सैलरी को 100 लिया, उसका 30% 30 पार्ट्स आपके एजुकेशन में खर्चा है, 20% हाउस रेंट में खर्चा है, तो 20 पार्ट्स हाउस रेंट में खर्चा है, और 20% रिमेनिंग का लोन में खर्चा। अभी तक रिमेनिंग वर्ष से पहले क्या क्या खर्चे हो चुके हैं सर? दो दो खर्चे हो चुके हैं। मैंने कहा दो दो खर्चे यानी कि एजुकेशन और आपका हाउस रेंट। कितने जा चुके हैं सर 100 में से? 50। तो रिमेनिंग कितना है? 50। इसी रिमेनिंग का 20%, ओ सॉरी यहाँ पे मैं लिखना 20 चाहिए था ना, सॉरी। इस रिमेनिंग 50 का 20% कितना होता है सर? 50 का 20% 10 होता है। मैंने कहा ये क्या किया सर? ये हमने लोन में दिया। मैंने कहा ठीक है लोन में दे दिया और क्या करें। अब आगे सर, अगर मैं आगे की बात करूं तो यहाँ पे उसने कहा कि ट्रांसपोर्टेशन में हमने एक्स का खर्चा किया। मैंने कहा हाँ। और फिर हमने बचा लिया 1600 रुपए। मैंने कहा ठीक है, हम फिर बचा लिए 1600 रुपए। उसने जो पॉइंट उसके बाद कहा उसको ध्यान से सुनना। He saves rupees 1600, which is 20% of the remaining before he spends the salary on transport. ये जो 1600 है ये 20% तो है। किसका 20%? जो बचा है। कब? ट्रांसपोर्ट पे खर्चा करने से पहले जो बचा है उसी का 20%। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि ट्रांसपोर्ट से पहले खर्चा कितना हुआ है? 30, 20, 50, 10, 60 का। अगर ट्रांसपोर्ट से पहले खर्चा 60 का है तो ट्रांसपोर्ट से पहले बचा कितना है सर? ट्रांसपोर्ट से पहले बचा तो 40 है, और अगर ट्रांसपोर्ट से पहले बचा 40 है उसका 20% कितना है सर? 40 का 10% 4 और 20% 8, और यही जो 8 है यही सेविंग्स है। और अगर 8 बराबर आपके पास 1600 आ गया तो आपका 8 बराबर 200 आ गया, और इस 8 के साथ मुझे पता चल गया कि 60 का खर्चा तो इससे पहले हुआ था, 8 का खर्चा इसके बाद, टोटल 68 खर्चे तो यही हो चुके हैं। बाकी 32 का खर्चा डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट में हुआ होगा, और यही 32 का ट्रांसपोर्ट का खर्चा ये 1 बार 200 के साथ सही सर 1600 में जो एरो है वो अपवर्ड लगा दो। 1600 में अच्छा, बहुत सही, वेरी गुड कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर हम बात करें कि सर हमने अभी जो चीजें सीखे, आपने बहुत एफर्ट लगाया हमारे पीछे, है ना सर? आपने हमारे पीछे बहुत एफर्ट लगाया, लेकिन सर इस एफर्ट में अगर हमें पता चलता है कि नहीं कुछ और काइंड्स के क्वेश्चन भी सॉल्व हो रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लगता नहीं, नहीं हम जो सीख रहे हैं वो सही में प्रैक्टिकल है, कहीं लगाया जा सकता है। उसके लिए आपके लिए एक सवाल, क्या आपने एक सवाल देखा? क्या ये सवाल आप फ्रीक्वेंटली देखते हो? क्या ये सवाल आप फ्रीक्वेंटली देखते हो? सुनो मेरी बात सुनो। सबसे पहले एक विलेज या टाउन होता है, और उस विलेज और टाउन में कुछ लोग रहते हैं। क्या यहां तक बात साफ है? ठीक है सर। उनमें से कौन वो लोग होंगे जो वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे? उनमें से कौन वो लोग होंगे जो वोट देने के लिए एलिजिबल होंगे? अरे जल्दी बताओ ना। जो आप लोग बोल रहे हो गलत है, 18 प्लस नहीं है सर। हमने सुना था 18 चेंज हो गया। क्या सर 2-3 दिन करंट अफेयर्स क्या नहीं पड़ा, वो भी चेंज कर दिए ये लोग, 18 से कम कर दिए क्या सर? बता दो ना प्लीज। वो नहीं है, 18 प्लस अब भी क्राइटेरिया है, लेकिन 18 प्लस मुझे भी है, और अगर मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है या मेरा नाम वोटिंग लिस्ट में नहीं है तो मैं वोट नहीं दे सकता। तो हम इलेक्शन का सबसे बेसिक फंडा जानेंगे कि उन पीपल में से कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका नाम वोटर लिस्ट में होगा, वही योग्य होते हैं वोट देने के। क्या यहाँ तक क्लियर है? जो वोट देने के योग्य होते हैं जिनका नाम वोटर लिस्ट में है, आप में से बहुत से लोगों का होगा। क्या आप सब वोट दिए हैं? सच बताना। नहीं ना? तो इनमें से बहुत से लोग वोट नहीं देते हैं, डिड नॉट कास्ट देयर वोट्स, और कुछ लोग अपने वोट डालते हैं। जो वोट्स डालते हैं उन वोट्स को क्या कहा जाता है? या तो उनको पोल्ड ऐसे ही वैलिड हो जाता है क्या? पोल्ड वोट्स कहा जाता है, या फिर रजिस्टर्ड वोट्स कहा जाता है, या फिर कास्टेड वोट्स कहा जाता है। ऐसे उनके नाम होते हैं, ठीक है। जो डाले जाते हैं वोट, उनमें से कुछ वोट्स आपके इनवैलिड निकल जाते हैं, जिनको निकाल दिया जाता है, और इनवैलिड निकलने के बाद जो बचा हुआ वोट रहता है वही वैलिड होता है, वही वैलिड होता है, और अल्टीमेटम आपको वैलिड वोट के पास ही जाना है। क्यों? क्योंकि हमेशा याद रखना, ये वैलिड वोट ही किसके पास जाएगा? ये वैलिड वोट ही आपके कैंडिडेट के पास जाएगा, ठीक है। मोदी जी मेरे ही वोट से जीते थे। मोदी जी, अगर आप देखना चाहते हो तो मैं आपके लिए कुछ बढ़िया चीज लाया हूं, दिखाऊं? गौर से देखो कौन इलेक्शन लड़ रहा है मोदी जी के साथ। देखो जरा, जरा देखो। बट स्टिल ये मेरा क्लास है, ये मेरा क्वेश्चन है, बट फिर भी मैंने जिताया किनको है? मोदी जी को जिताया है। हम कहे तो कहे क्या? वाह मोदी जी वाह, ठीक है। चलो, यही होता है। फॉलोइंग नहीं, इसको फॉलो नहीं कहा जाता, इसको डर कहा जाता है भाई लोग, इसको डर कहा जाता है, ठीक है। चलो,
आगे बढ़े। ठीक है सर। सर ये क्वेश्चन सब हमने देख लिया। मैंने कहा सर हमने सब कुछ देख लिया। अब आपको जो इन क्वेश्चंस में लगाना है वो जरा ध्यान से। क्या आप छोटा सा एक रिक्वेस्ट में आपका मतलब आप मेरा मानेंगे? प्लीज अपने पेन्स को थोड़ा ड्रॉप कर देंगे। प्लीज रिक्वेस्ट है। सो एक इलेक्शन हो रहा है दो कैंडिडेट्स के बीच में, कुछ रटना नहीं, जिसमें एक कैंडिडेट को 72% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स मिला। 15% जो रजिस्टर्ड वोट्स के बारे में अभी चर्चा की, जो डाले गए थे वो इनवैलिड हो गए। अगर टोटल नंबर ऑफ वोट्स आपके 10,000 थे, तो आपको मुझे बताना है कि वैलिड वोट्स जो दूसरा कैंडिडेट को मिला वो कितना है। अगर सच में टोटल वोट्स जो है वो 10,000 है, इस टोटल वोट में से क्या सारे वोट वैलिड है? पहले सवाल का उत्तर दो। क्या ये सारे वोट्स वैलिड है? नो। कितने परसेंट वोट आपके इनवैलिड है? 15%। अगर 15% इनवैलिड है तो क्या मैं इनवैलिड में कभी इंटरेस्ट रखता हूं? नो। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहता है वैलिड में कि इसका 85% वैलिड होगा। क्या यहां तक पहला स्टेप ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है? भाई साहब जो वैलिड होगा क्या वो सच में केवल विनिंग कैंडिडेट के पास ही गया होगा? नो। वो विनिंग कैंडिडेट के पास भी गया होगा, वो लूजिंग कैंडिडेट के पास भी गया होगा। उसने कहा एक कैंडिडेट को 72% मिलता है वैलिड वोट का, तो दूसरे कैंडिडेट को कितना मिला? मैंने कहा इसी वैलिड का अगर एक बंदा 72% लेके बैठा है तो दूसरा इसी का 28% लेके बैठा होगा, और जो इसका 28% होगा वही हमारा उत्तर होगा। बोलो हाँ या ना। अब यही चीजें हम ट्रिक में देखेंगे। कैसे? सर 10,000, अगर 72% आप सॉरी 15% अगर आपके इनवैलिड हो जाएंगे तो 15% मतलब 3/20। अगर इनवैलिड हो गए तो 20 में से 3 इनवैलिड होने के बाद वैलिड कितने रहे? 17/20। जितने वैलिड रहे उसमें से एक ले लिया 72%, तो दूसरे के पास रह जाएगा कितना? 28%। 28 4 का 7वां मल्टीपल है, क्या मैं उसको 7/25 कह सकता हूं? हाँ सर। अब इसको जब आप कैंसिल करोगे तो 25 into 20 ये हो जाएगा आपके पास 500, और 500 से जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो ये हो जाएगा 20। 17 को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा किसके साथ? 7 के साथ करो तो 70 और 49 119 का डबल 238 और उसमें फॉलोड बाय 80, यानी कि दूसरे कैंडिडेट के पास जो वोट है वो इतना है। क्या ये पहला सवाल ईच एंड एवरी इंडिविजुअल को क्लियर है कि मैंने क्या किया? मैंने पूरे वोट्स में से इनवैलिड हटाए, वैलिड रखा। वैलिड में से एक बंदे को 72% तो दूसरे को कितना? ये जीरो लेवल था। क्या लेवल था? नेगेटिव लेवल। जीरो लेवल भी इसका इंसल्ट हो जाएगा लेवल का। ये नेगेटिव लेवल था। अब इस क्वेश्चन को हम लोग थोड़ा देखेंगे, जरा ट्राई करो एक बार, रिक्वेस्ट है, जरा एक बार ट्राई कर सकते हैं आप लोग। गिनले सोडा, सोडा नहीं रे, पानी है। आदमी कितना आलसी हो जाता है। जब वहां घर पे रहता हूं तो मम्मी लाके पानी दे देते हैं एक्वागार्ड से। यहाँ एक्वागार्ड वही बगल में लगा है मेरा, लेकिन वहां से जाके पानी लेना, नहीं कोई नहीं है तो नहीं दे, मतलब पीना नहीं है, खरीद के ले आओ। ये वाला समझ नहीं आया क्वेश्चन? मैं करवाऊंगा ना, इसीलिए तो मैं हूं। ड्रॉप योर पेन्स यार, ड्रॉप योर पेन्स। छोड़ दिया पेन, स्टार्ट करें भाई लोग। सुनो, एक इलेक्शन में कितने कैंडिडेट्स थे? दो कैंडिडेट्स थे। 83.33% जो वोटर्स जिन्होंने अपना वोट डाला, नहीं उनमें से 83.33% वोटर्स ने वोट डाला, जिसमें से 6.66% वोट्स जो है वो इनवैलिड डिक्लेयर कर दिए गए। एक कैंडिडेट जो है वो 2100 वोट्स पा रहा है, जो कि 70% है आपके टोटल वैलिड वोट्स का। तो आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट। क्या मैं आपसे सवाल नंबर 1 पूछ सकता हूं? वोटर लिस्ट में जितने लोगों का नाम था, ओके, एक्स, क्या वो सारे लोगों ने वोट डाला? नहीं सर, नहीं। मैंने कहा कितने डाले? सर 83.33% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स। 83.33% के बारे में सुन के हम पक चुके हैं। कितना होता है ये? 5 6। तो इतने आपके वोट डाले गए हैं। क्या इसी को रजिस्टर्ड वोट्स कहा जाता है या फिर पोल्ड वोट्स कहा जाता है? हाँ सर। अगर यही रजिस्टर्ड और पोल्ड वोट्स की बात करें तो इसमें से कुछ इनवैलिड होगा। हाँ सर। उस इनवैलिड को हटाना है। कितने परसेंट इनवैलिड है? सर 6.66% वोट्स इसमें से आपके इनवैलिड हो गए। मैंने कहा 6.66% तो 1/15 होता है। हाँ सर। 1/15 अगर इनवैलिड हुआ तो वैलिड कितना रहा? सर 15 में से एक पार्ट इनवैलिड रहा, तो 14/15 आपका वैलिड। क्या मैं कह सकता हूं कि अभी तक मैंने ये जो पूरा का पूरा रेड कलर के अंदर लिखा है यही वैलिड है? हाँ सर यही वैलिड है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यही वैलिड वोट क्या सिर्फ कैंडिडेट 1 के पास गया होगा? नहीं सर, दोनों कैंडिडेट 1 और 2 दोनों के पास गया होगा। मैंने कहा फिर सर एक कैंडिडेट को 2100 वोट मिल रहा है जो कि वैलिड वोट का 70%। मैंने कहा सुनो सुनो सुनो, ये हमारा ठहरा वैलिड वोट, और तुम कह रहे हो कि वैलिड वोट का 70% जो होता है वो 2100 होता है। मैंने कहा हाँ। तो भाई साहब अगर वैलिड वोट का 70% अगर आप ऐसा लिखना चाहते हो लिखो, मैं थोड़ा जीरो कट करने पे बिलीव करता हूं, तो इसी का 7% आपके पास कितना हो जाएगा? 2100। और अगर ये 2100 हो गया तो चालू करो, काटा पीटी करो, आंसर निकालो। सर काटेंगे? मैंने कहा 7 में काटोगे 2, 7 में काटोगे 300, 5 into 2 10, ये एक जीरो जाएगा इसके साथ, और 15 6 हो जाएगा आपके पास। ओह ये 7 रह जा रहा है ना, ये 7 रह जा रहा है। चलो पॉइंट में आ रहा है, चलो कोई समझ गए। तो बेटा इसमें से x जो आएगा, समझ गया ना? चलो कोई थोड़ा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन फ्रेमिंग करते हुए। इसमें से जो x आएगा वही आपका टोटल नंबर ऑफ वोटर्स इन द वोटर लिस्ट है। क्या आपने पॉइंट समझ लिया कि क्या करना था? सबसे पहले आपको जितने वैलिड वोटर लिस्ट में था वो देखना था, उसमें से कितने लोगों ने वोट डाला है वो देखना था, कितने वोट इनवैलिड है उसको हटाने के बाद कितने वैलिड है वो देखना था, जितने वैलिड है उसका 70% एक कैंडिडेट के पास जो गया है वही 2100 है, उसके साथ रिलेशन सेम करना था। ये क्लियर है ना? वो नंबर थोड़ा कटा रही है उसके लिए मैं एक्सट्रीमली सॉरी, बट ये क्लियर है। चलो अब इस सवाल पे आते हैं। बस मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं, वोन बाई 3500 वोट्स। वोन बाई का मतलब होता है डिफरेंस, मार्जिन, डिफरेंस या फिर मार्जिन। हर क्वेश्चन में मैं एक एक लाइन एक एक पॉइंट एक्स्ट्रा बताता जाऊंगा आपको विनर और लूजर के बीच।
आज 4 बजे क्लास मैंने रखा था, शायद ना ले पाऊंगा, मेरा तबीयत सही नहीं लगा। सर मुझे ये क्लास दोबारा देखना होगा। हाँ देख सकते हो, रिकॉर्डेड इसका अवेलेबल रहेगा, टेंशन नहीं। 25,000। एक इलेक्शन में 2 कैंडिडेट्स हैं, मैं कहा ठीक है। 12.5% वोटर्स ने अपना वोट नहीं डाला, कॉपी पेस्ट। 20% जो वोट डाला है वो आपका इनवैलिड हो गया, कॉपी पेस्ट। विनर को 60% वोट मिला है टोटल वैलिड वोट का, अभी तक कॉपी पेस्ट। बट क्या ये विनर का वोट का संख्या है? क्या ये विनर के वोट का संख्या है? नो, यहीं से कॉपी पेस्ट हट गया और टाइप चेंज हो गया। क्या वो 3,500 मार्जिन से जीत गया, इतना आपका नंबर चेंज हुआ। मैंने कहा ठीक है। क्या कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट जो 3 कॉपी पेस्ट है, क्या आप वहां तक आ सकते हो? सर कैसे? क्या आपके वोटर लिस्ट में आप एक्स नाम ले सकते हो? हाँ सर ले लिया। मैंने कहा उनमें से 12.5% यानी कि 1/8 अगर वोट नहीं डालेंगे तो उसका 7/8 वोट डालेंगे, ये स्टेप क्लियर है? हाँ सर ये स्टेप क्लियर है। जितने डाले उसमें से 20% वोट इनवैलिड हो गया सर, 20% 1/5, अगर 5 में से 1 इनवैलिड हो गया तो वैलिड रहेगा 4/5। मैंने कहा हाँ ये क्लियर है। हाँ सर पिछले सवाल में यही जो हमारा वैलिड वोट हुआ करता था ना, मैंने कहा उसी वैलिड का 70% कैंडिडेट को जो मिला था वो 21 होता करके हमने डायरेक्ट निकाल लिया था। मैंने कहा लेकिन इस बार सर उसने गेम चेंज कर दिया, उसने कहा विनर को तो 60% वैलिड का मिला है लेकिन वो 3,500 वोट से जीता है। मैं आपसे एक सवाल बस पूछना चाहता हूँ, इस पूरे वैलिड का अगर विनर के पास 60% है तो लूजर के पास कितना परसेंट होगा? सर कहीं आप ये तो नहीं कह रहे कि 40% होगा? मैं कहा बिल्कुल। सर आप बार बार चीख चीख के कह रहे हो 3,500 वन बाई वन बाई वन बाई वन बाई मतलब डिफरेंस 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 मतलब मार्जिन मार्जिन मार्जिन, क्या आप यही कह रहे हो कि जो विनर को वोट मिला है वो लूजर के वोट से 20% ऐसे डिफरेंस रख रहा है और वही आपका 3,500 है? मैंने कहा बिल्कुल। सर लेकिन लिंक नहीं पा रहा हूँ सर, वो लिंक थोड़ा अगर आप प्रूव कर दोगे तो मजा आ जाएगा। मैंने कहा सुनो, क्या मैं इसको जब कहूंगा तो ये कहूंगा कि विनर गॉट 60% ऑफ द वैलिड वोट्स? यस। क्या इस पॉइंट को जब मुझे लिखना होगा या बोलना होगा तो मैं यही बोलूंगा 40% ऑफ द वैलिड वोट्स? यस। और जब मैं 60 और 40 के बीच का डिफरेंस 20% निकालूंगा, ये 20% ऐसे नेकेट तो नहीं रहेगा ना, इसके साथ फॉलोड बाय क्या आएगा? 20% ऑफ द वैलिड वोट। एंड दिस डिफरेंस ऑफ 20% ऑफ वैलिड वोट्स इज नथिंग अदर देन 3,500। तो आपको करना क्या है, इसी का 20%, 20% मतलब भाई लोग 1/5 कितना होता है सर? 3,500 होता है। इसको जब आप कट करोगे तो 7 में गया 500, 4 में गया 2, 25 और 50, 50 यानी कि एक्स आपके पास हो गया 25,000। क्लियर है? क्या संतोष जी आप अपने पेन को एक बार ड्रॉप कर सकते हो? भाई लोग सभी लोग एक बार अपने पेन को ड्रॉप कर देंगे, जल्दी रिक्वेस्ट है, एक बार और नहीं। सुनो सर, एक इलेक्शन हुआ 2 कैंडिडेट्स के बीच में। मैंने कहा सर हमने मान लेते हैं कि वोटिंग लिस्ट में कोई अगर पेन चलाएगा तो मैं उसके लिए रिस्पांसिबल बिल्कुल भी नहीं हूं। सर हमारे वोटर लिस्ट में मान लेते हैं एक्स नाम है, क्वेश्चन चेंज हो चुका है भाई लोग। उस इलेक्शन में जो 2 कैंडिडेट थे उसमें से 16.66% लोगों ने वोट नहीं डाला, लेकिन आप हेल्प कर सकते हो मुझे। कैसे? सर 16.66% 1/6 होता है, 1/6 लोग अगर वोट नहीं देंगे तो वोट डालेंगे कितने? 5/6। सर ये हेल्प आप हमें कर सकते हो, हम भी आपको करेंगे। सर जितने लोग वोट डाले सर एक गलती हो गया। मैंने कहा क्या? 14.8% वोट्स हमारे इनवैलिड हो गए। सर मैंने कहा 14.8% मतलब 1/7। हां सर, अगर 7 में से 1 इनवैलिड हो गया तो वैलिड कितना रहा? सर 6/7। सर यही वैलिड है ना सर? मैंने कहा यही वैलिड है। तो सर यही जो वैलिड है, इसी वैलिड का विनिंग कैंडिडेट स्कोर कर। ओके भाई साहब क्वेश्चन चेंज कर दिया यार, और एक होना चाहिए वैसे काइंड का क्वेश्चन। बस क्वेश्चन चेंज हो गया, उसको और एक बार रिपीट करके दिखा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो गया, मुझे लगा इसी तरीका का था। तो सुनो यहाँ पे ध्यान से, ठीक है सर सुनाओ ध्यान से। आपके पास वोटर लिस्ट में एक्स नाम थे, हाँ सर। 12.5% ने वोट नहीं डाला यानी कि 1/8 ने वोट नहीं डाला तो 7/8। मैंने कहा 20% इनवैलिड हो गए यानी कि 1/5 इनवैलिड, तो 5 में से 1 हटा दो, 4/5 वैलिड। जो वैलिड थे उसमें से 60% एक के पास गया, 40% दूसरे के पास गया। मैंने कहा जब भी वोन बाई होता है आप अपने दिमाग में बस एक चीज रखिएगा, दिस इज नथिंग अदर देन द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वोट्स ऑब्टेन्ड बाय द विनिंग कैंडिडेट एंड लूजिंग कैंडिडेट, राइट? If this is the difference between the number of votes obtained by winning and losing candidates, the winning candidate is getting 60% of valid vote, losing candidate is obtaining 40% of the valid vote, so the difference between them is nothing other than 20% of the valid vote. So एक पॉइंट मैंने ये 2 पॉइंट निकाले। एक तो मैंने वैलिड वोट अगर कोई मुझे पूछे तो मैं उसको यही कहूंगा, भाई लोग भाई है ना, अगर कोई मुझे वैलिड वोट पूछे तो मैं उसको यही जवाब पे दूंगा, अलग से मैंने रखा था। और दूसरा मेरे पास एक है कि जो भी 20% ऑफ वैलिड वोट होगा वही हमारा 3,500 होगा। अब इन दोनों पॉइंट को कनेक्ट करो, एक जगह ये वैलिड बोला जा रहा है और दूसरी जगह कह रहा है कि वैलिड वोट का 20% 3,500, मतलब इसी का ही 20% 3,500 है। बोलो हाँ या इसी यही वैलिड है ना, तो इसी का ही 20% निकालने से 3,500 आएगा। दैट्स इट, डन। अब आपके पास ये सवाल मैं आज नहीं करूंगा, आपको एक छोटा सा टास्क अभी मैं होमवर्क दे रहा हूं, ये क्वेश्चन ठीक है, इसी से स्टार्ट करेंगे क्योंकि ये जो टोटल नंबर ऑफ वोट से पाया ना 40% ऑफ द वोटर लिस्ट, इसको समझाने के लिए थोड़ा समय लगेगा और आप अभी इतने पेशेंट नहीं रहेंगे मुझे पता है। तो ठीक है, सेशन को एंड करता हूं, बताऊंगा कल आगे, कल और बढ़िया बढ़िया चीजें आएंगे, कल इलेक्शन के और खूबसूरत सवाल आएंगे। बाकी सारे सवाल एक बार ट्राई कर सकते हो, रिक्वेस्ट है एक बार ट्राई कर सकते हो। और हाँ, those who are judging the sessions by number of questions, मैं उनको बता दूं कि परसेंटेज इज नेवर ए चैप्टर, परसेंटेज इज ए कॉन्सेप्ट एंड वी आर सोनली फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट डिलीवरी। हम पूरा का पूरा कोशिश करें कि जानने से क्या होता है, आने से क्या होता है, परसेंटेज क्या होता है, हम उसके कॉन्सेप्ट पे खेल रहे हैं। और धीरे धीरे जब अपन बात करेंगे कि ये सेट थ्योरी वाला कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास अगले वाले क्लास में जब कंप्लीट हो जाएगा, जब आपके मिक्स लैंग्वेज क्वेश्चंस आएंगे तब मेरा नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज्यादा बढ़ जाएंगे, आप उसके लिए टेंशन ना लेना। ठीक है, तो चलता हूं, उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा और कोर्स को रेट और रिव्यू कर दीजिएगा, इतना आप सभी से रिक्वेस्ट होता है क्योंकि बैच में नहीं है ये कोर्स तो दिखता नहीं है। आपके रेट और रिव्यू से कोर्स को थोड़ा पुश अप मिलेगा, तो प्लीज कर लीजिएगा, अच्छा लगता है। ठीक है, तो चलता हूं, शाम के 4 बजे क्लास लगा तो लिया है मैंने स्पेशल पे, लेकिन लूंगा या नहीं लूंगा वो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि तबियत थोड़ा ये बाहर जब चले आते हैं तो मतलब मेरा क्या हो गया ना, मतलब सच में बताऊं, आप मतलब आप लोग इसमें बिल्कुल भी आप लोगों का तो मतलब गलती नहीं है। मैं थ्रू आउट द डे घर में रह रहा हूँ, ये आप लोग फील करोगे। मैं थ्रू आउट द डे घर में रहता हूँ, आपके क्लासेस वगैरह में चलता है,
तो थोड़ा अगर ट्रैवलिंग हो गया कि बाहर थोड़ा रुक गए या फिर थोड़ा लेट नाइट तक दोस्तों के साथ कुछ एन्जॉय वगैरह कर लिए, तो पूरा का पूरा डाउट प्लीज़। मैं पूछूँ? डाउट क्लियरिंग सेशन तो अलग से आएगा, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है? हुँ। सैटरडे को आपका डाउट क्लियरिंग क्लास दोपहर 12 बजे का रहेगा, ठीक है? अलजेब्रा का, ठीक है, देख लूँगा मैं 12 बजे। सर आप डाउट पूछो। मेरा डाउट क्या है? मेरा डाउट ये है कि आप लोग अच्छे से पढ़ते रहो। डीपीपी लगेगा कल। कल मेरा पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट डिलीवरी का काम खत्म हो जाएगा। कल मैं आपको कर डीआई कैसे चल ये सब तो हम बातचीत करते रहेंगे। अभी अपन थोड़ा चलते हैं, ठीक है? एंड करूँ? तो चलता हूँ, मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूँगा शाम के 4 बजे वाली क्लास का अपडेट, ठीक है? चल, तो थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। थैंक यू सो मच।